एपिसोड 101 टू 110। अध्याय 101 अज्ञान ही सुख है भाग 1। जब विलियम ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को तारों के सागर को घूरते हुए पाया। उसने एक बार पलकें झपकाईं, फिर 2 बार, क्योंकि उसके दिमाग में विचार घूमने लगे थे। मैं मास्टर के कमरे में था, विलियम ने बेहोश होने से पहले घटी घटनाओं के क्रम को याद करने की कोशिश करते हुए सोचा। मास्टर ने मुझे बिस्तर पर लिटाया, फिर मुझसे आंखें बंद करने को कहा। उसके बाद मुझे अपने होठों पर किसी कोमल चीज का स्पर्श महसूस हुआ और फिर मैंने खुद को यहाँ पाया। उस छोटे लड़के के विचार इससे आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि एक परिचित आवाज उसके कानों में फुसफुसाए। तुम्हें आखिरकार जागते देखकर खुशी हुई, सेलिन ने फुसफुसाते हुए कहा। वैसे तो मुझे इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या तुम पहले कुछ कपड़े पहन सकते हो? विलियम ने अपना सिर घुमाकर अपनी खूबसूरत मालकिन को देखा। सेलिन ने एक बेहद टाइट बॉडीसूट पहना हुआ था जो देखने में कैट वुमन के कॉस्ट्यूम जैसा लग रहा था। विलियम के निचले हिस्से को देखते हुए सेलिन के होठों के कोने पर एक शरारती मुस्कान थी। कितना प्यारा है, सेलिन ने चिढ़ाते हुए कहा। विलियम ने अपना सिर नीचे करके देखा कि सेलिन किस चीज को घूर रही थी। उसका शरीर तुरंत एक झींगे की तरह सिकुड़ गया और उसने अपने हाथों से उस छोटे विलियम को ढक लिया जो अपनी पूरी शान से खड़ा था। शांत हो जाओ, सेलिन ने सामने खड़े शर्मिंदा लड़के को देखकर हंसते हुए कहा। हम तुम्हारे चेतना सागर के भीतर हैं। बस कल्पना करो कि तुमने कपड़े पहने हैं, समस्या हल हो जाएगी। लड़के ने तुरंत वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था और उसके शरीर पर कपड़े आ गए। विलियम ने राहत की सांस ली जब उसने अपने उन परिचित चरवाहे के कपड़ों को महसूस किया जिन्हें वह लंबे समय से पहने हुए था। गुरुजी, आपने कहा था कि हम मेरे चेतना सागर में हैं। आप यहाँ कैसे आए? विलियम ने पूछा। यह पहली बार नहीं था जब वह अपने ही चेतना सागर में प्रवेश कर रहा था, क्योंकि यही वह स्थान था जहां देवियां उसके शरीर में छिप जाती थीं। उन्हें बस इस बात पर हैरानी हुई कि सेलिन भी यहां मौजूद थी। अच्छा सवाल, सेलिन ने सिर हिलाया। मेरे प्रिय शिष्य, तुम्हारे सवाल का जवाब यह है कि मैं तुम्हारे चेतना सागर में चुपके से प्रवेश कर गई। कारण यह है कि यह तुम्हारे प्रशिक्षण के अगले चरण के लिए विशेष स्थान होगा। सिस्टम, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? विलियम ने मन ही मन फुसफुसाया। हाँ, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अगर हम मेरे चेतना सागर के अंदर प्रशिक्षण ले तो क्या कोई समस्या होगी? यदि मेजबान की आत्मा को पर्याप्त क्षति पहुंचती है तो ये स्थान ढह सकता है और आप फिर कभी जाग नहीं पाएंगे। बाहरी दुनिया में आप जीवन भर कोमा में रहेंगे। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। विलियम ने अपनी जान पर मंडरा रहे गंभीर खतरे को भांपते हुए ठंडी सांस ली। सेलिन ने कहा था कि यही उनकी ट्रेनिंग का स्थान होगा। इसका मतलब था कि एक भी गलती हुई तो वह जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाएगा। उस छोटे लड़के ने हल्की खांसी करते हुए अपने गुरु की ओर विनती भरी निगाहों से देखा। गुरुजी, क्या हम जगह बदल सकते हैं? ये जगह प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। नहीं, सेलिन ने सिर हिलाया। ये हमारे प्रशिक्षण के लिए एकदम सही जगह है। यहाँ प्रशिक्षण करने से हमारे 2 काम एक साथ हो जाएंगे। गुरुजी, क्या आपको पता है कि अगर हम यहाँ प्रशिक्षण लेंगे तो मेरी मृत्यु हो सकती है? जी हाँ, इसीलिए तो हम यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं, मेरे प्यारे शिष्य। विलियम का चेहरा उस समय गंभीर हो गया जब उसे एहसास हुआ कि सेलिन उसके चेतना सागर के भीतर प्रशिक्षण लेने से जुड़े खतरों से पूरी तरह अवगत थी। विलियम को यह नहीं पता था कि सिस्टम ने भले ही कहा था कि अगर उसकी आत्मा को इस जगह पर पर्याप्त क्षति पहुंचती है तो वह कोमा में चला जाएगा, लेकिन स्थिति उतनी गंभीर नहीं थी जितना उसने सोचा था। पर्याप्त क्षति का नियम तभी लागू होगा जब उसकी आत्मा लाखों टुकड़ों में बिखर जाएगी। यानी अगर उसे 100 या हजारों टुकड़ों में भी काट दिया जाए तो भी उसकी आत्मा को होने वाली क्षति बहुत कम होगी। यहाँ तक कि ट्रककुंड, जो लोगों को इसेकाई दुनिया में भेजने का सबसे बड़ा दोषी है, भी विलियम की आत्मा को टक्कर मारने के बाद केवल अस्थायी रूप से ही नुकसान पहुंचा सका। सीधे शब्दों में कहें तो आत्मा को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त करने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली हमले की आवश्यकता होगी। चिंता मत करो, ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों तक तुम अपने शरीर को हिला डुला नहीं पाओगे, सेलिन ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। लेकिन ये प्रशिक्षण तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। गुरुजी, इस प्रशिक्षण से मुझे क्या लाभ हो सकता है? विलियम ने पूछा। क्या हम सामान्य प्रशिक्षण नहीं कर सकते? सेलिन ने आह भरी और अपने लंबे, रेशमी, बैंगनी बालों को अपने एल्फ जैसे कानों के पीछे समेटते हुए बोली, तुम्हारे दादाजी ने मुझे बताया था कि तुम ताकतवर बनना इसलिए चाहती हो क्योंकि तुम सिल्वरमून महाद्वीप जाना चाहती थी। तुम अपनी माँ से मिलना चाहती थी और अपने पिता को बचाने का रास्ता खोजना चाहती थी, है ना? हाँ, विलियम ने उत्तर दिया।
क्या आपके पास अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कोई योजना है? मैं तब तक प्रशिक्षण लूंगा जब तक मैं अपने पिता जितना मजबूत न हो जाऊं, उसके बाद ही मैं अपनी मां से मिलने जाऊंगा। और इसमें कितने साल लगेंगे? विलियम के जवाब का इंतजार करते हुए सेलिन ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिए। 20 साल, आप तो बड़े आशावादी हैं, है ना? आपको ऐसा क्यों लगता है कि एल्फ परिषद आपको बढ़ने के लिए 20 साल का समय देगी? विलियम ने गौर किया कि जब सेलिन ने एल्फ परिषद का जिक्र किया तो उसके शब्दों में द्वेष झलक रहा था। उसे समझ नहीं आया कि सेलिन उससे ऐसा क्यों कह रही थी कि एल्फ परिषद उसे परिपक्व होने का समय नहीं देगी। गुरुजी, आपका क्या मतलब है? विलियम ने पूछा। एल्फ परिषद मुझे ही क्यों निशाना बनाएगी? क्या तुम्हें सचमुच जवाब नहीं पता, या तुम सिर्फ नासमझी का नाटक कर रहे हो? सेलिन ने विलियम को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। गुरुजी, मुझे वास्तव में समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। अज्ञानता वास्तव में आनंद है। सेलिन ने अपना सिर हिलाया मानो वह विलियम के जवाब से निराश हो। बस करो। सेलिन ने अपना हाथ उठाया और उसके ऊपर हवा में अंधकार की शक्ति से चमकता हुआ एक काला भाला प्रकट हुआ। हम यहाँ प्रशिक्षण लेने आए हैं, इन बातों पर चर्चा करने नहीं। अब अपना हथियार निकालो। मुझे दिखाओ कि तुमने अपने प्रशिक्षण में कितना कुछ सीखा है। विलियम ने गंभीर भाव से अपने गुरु की ओर देखा और अपना हाथ उठाया। आगे आओ, स्टॉर्मकॉलर। विलियम के ऊपर एक भाला प्रकट हुआ। यह आइंसेवर्थ परिवार की पुश्तैनी धरोहर थी और उस लड़के ने उसे मजबूती से अपने हाथों में थाम लिया। भाले के चारों ओर बिजली की लकीरें लिपट गईं और उसका ब्लेड बैंगनी रोशनी से चमक उठा। अच्छा रुख है, सेलिन ने प्रशंसा की। देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। वह एक कदम आगे बढ़ी और जहां खड़ी थी वहां से गायब हो गई। एक पल बाद वह विलियम के सामने भाला ताने हुए वार करने के लिए फिर से प्रकट हुई। हालांकि विलियम उसके हाव भाव पर नजर नहीं रख सका, लेकिन उसकी सूझबूझ ने उसे अपने सामने मौजूद खतरे के प्रति सचेत कर दिया था। दोनों भाले आपस में टकराए, लेकिन विलियम का भाला दूर जा गिरा। सेलिन ने एक कदम और आगे बढ़ाया और एक गहरे कोहरे में बदल गई। विलियम को पीछे से खतरा महसूस हुआ, इसलिए उसने तुरंत अपना शरीर घुमाकर पीछे से सेलिन के हमले को नाकाम कर दिया। तुम कहाँ देख रहे हो? एक शरारती आवाज उसके कानों में फुसफुसाए। इससे पहले कि वह लड़का कुछ कर पाता, उसका सिर पकड़कर जमीन पर पटक दिया गया। सेलिन ने अपना हमला नहीं रोका और विलियम का चेहरा तब तक जमीन पर पटकती रही जब तक कि उसका चेहरा चूर चूर नहीं हो गया। अध्याय 102, अज्ञान ही सुख है, भाग 2। मास्टर, आप बहुत क्रूर हैं, विलियम ने कहा जैसे ही सेलिन ने अपने हमले रोक दिए और उसे ठीक होने के लिए कुछ पल दिए। उसका चेहरा अपने आप ठीक हो गया। है ना कमाल की बात? सेलिन ने हाथ में भाला घुमाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। इस जगह के अंदर चाहे तुम 1000 बार मर भी जाओ, असली दुनिया में तुम जिंदा और तंदुरुस्त रहोगे। विलियम ने अपनी निगाहें कस लीं और लड़ाई जारी रखने के लिए लड़ने की मुद्रा में आ गया। वह जानता था कि सेलिन से बात करना व्यर्थ है क्योंकि वह उसे हर हाल में पीड़ा पहुंचाने पर तुली हुई थी। ऐसी स्थिति में वह भी उससे सबक सिखाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। गुरुजी, मैं पहले संयम बरत रहा था, विलियम ने घमंड भरे लहजे में कहा। इस बार मैं संयम नहीं बरतूंगा। अगर मेरी वजह से आपको दुख हो तो मैं पहले से ही माफी मांगता हूं। उस लड़के ने अपने शरीर की सारी ताकत इकट्ठा की और सेलिन की जमकर पिटाई करने की तैयारी कर ली। योजक चिन्ह। 5 मिनट बाद में। मालिक, दर्द हो रहा है, कृपया रुक जाए, मुझे क्षमा कर दीजिए। विलियम ऐसे चिल्ला रहा था जैसे किसी सुअर को काटा जा रहा हो, क्योंकि सेलिन लगातार अपने भाले के सपाट किनारे से उसके नितंबों पर थप्पड़ मार रही थी। पहले तो तुम इतने आत्मविश्वास से भरे हुए थे और अब माफी मांग रहे हो। सेलिन ने ताना मारा। पता नहीं तुम्हारा यह आत्मविश्वास कहां से आ रहा है। इससे पहले विलियम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ी थी। शुरुआती कुछ मिनटों में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन संतुलन तब बिगड़ गया जब सेलिन ने आक्रामक युद्ध शैली अपनाई और विलियम के अंगों को एक एक करके काट डाला। जैसे ही अंगहीन लड़का जमीन पर गिरा, सेलिन ने उसके शरीर को तब तक लात मारी जब तक कि उसका चेहरा जमीन की ओर नहीं हो गया। उसकी असहाय अवस्था देखकर सेलिन को शरारत सूझी और उसने भाले की नोक से विलियम के नितंबों पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। जब सेलिन की इच्छा पूरी हो गई तो उसने लड़के को मारना बंद कर दिया और विलियम को अपने हाथ पैर फिर से उगाने की अनुमति दी। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि पिछले 2 वर्षों में तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम काफी बदल गए हो, सेलिन ने प्रशंसा करते हुए कहा। मेरे दरवाजे पर आने वाले उस 10 साल के भोले भाले लड़के की तुलना में तुमने बहुत लंबा सफर तय किया है। सचमुच, स्वामी जी, विलियम ने अपने चेहरे पर गर्व का भाव लिए पूछा। हाँ,
लेकिन यह अभी भी एल्फ जाति के प्रतिभाशाली लोगों को हराने से बहुत दूर है। ज्यादा से ज्यादा आप उनमें से किसी एक के साथ सीधे मुकाबले में केवल 1 मिनट तक ही टिक पाएंगे। विलियम ने माथे पर शिकन डाली। वह यह मानना नहीं चाहता था कि वह एल्फ जाति के किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ उसे पूरा विश्वास था कि उसकी उम्र का कोई भी व्यक्ति उसे आमने सामने की लड़ाई में हरा नहीं पाएगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जैसा अधप का लड़का उन प्रतिभाशाली लोगों से लड़ सकता है जिन्होंने बचपन से ही प्रशिक्षण लिया है? सेलिन ने तिरस्कार से पूछा। तुम्हें क्या लगता है कि 1 साल का भिक्षु प्रशिक्षण और 7 महीने का तीरंदाजी प्रशिक्षण तुम्हारे लिए किसी एल्फ प्रतिभा को हराने के लिए काफी है? तुम बहुत भोले हो लड़के। एल्व्स को विश्व वृक्ष का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 6 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते उनकी शारीरिक क्षमताएं रजत श्रेणी के योद्धाओं के समकक्ष हो जाती हैं। मानव बच्चों की तुलना में एल्व्स कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं। विलियम ने गुस्से से कहा, अगर एल्फ इतने शक्तिशाली और श्रेष्ठ थे तो उन्हें दानव जाति से लड़ने के लिए एक साधारण इंसान की मदद क्यों लेनी पड़ी? अगर वे इतने शक्तिशाली थे तो वे दानवों के गुलाम बनने की कगार पर क्यों पहुंच गए? स्वामी, आपकी एल्फ जाति उतनी शक्तिशाली नहीं है जितना आप सोचते हैं। विलियम को लगा था कि सेलिन गुस्सा हो जाएगी और उस पर भड़क उठेगी, इसलिए जब सेलिन ने केवल मुस्कुराकर सिर हिलाया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। हाँ, सेलिन ने उत्तर दिया। उस समय एल्फ्स के पास दूसरों से मदद मांगने के लिए अपना सिर और गरिमा झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या आप इसका कारण जानते हैं? मैं नहीं। तो फिर नन्हे विल, मुझे तुम्हें ये बताने दो कि तुम्हारे जन्म से 1 साल पहले एल्फ जाति युद्ध में लगभग क्यों हार गई थी। उस समय उन्हें खुद को विनम्र क्यों करना पड़ा? इसका कारण ये था कि विश्व वृक्ष मर रहा था। अहंकारी और घमंडी कल्पित बौनों ने विश्व वृक्ष का आशीर्वाद खो दिया था और उनकी शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी। जब दानव जाति को इसकी भनक लगी तो उन्होंने तुरंत सिल्वरमून महाद्वीप पर आक्रमण कर उस समय कब्जा कर लिया जब कल्पित बौने सबसे कमजोर अवस्था में थे। विलियम ने सेलिन की कहानी ध्यान से सुनी क्योंकि वह सिल्वरमून महाद्वीप के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। वह जगह जहां उसके माता पिता इस समय रह रहे थे। इस पूरी घटना की सबसे मजेदार बात यह थी कि आपके पिता के बलिदान के कारण मरता हुआ विश्व वृक्ष फिर से स्वस्थ हो गया। मुझे यकीन है कि एल्फ परिषद ने ऐसी किसी वरदान की उम्मीद नहीं की होगी जब उन्होंने आपके पिता को दानव जाति के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए आमंत्रित किया था। स्वाभाविक रूप से उन्हें ये भी नहीं पता था कि तुम्हारे पिता महिलाओं को जीतने में इतने माहिर थे कि संत उन पर पूरी तरह मोहित हो गई थी। दोनों ही अप्रत्याशित परिणाम थे, लेकिन एल्फ्स के लिए विश्व वृक्ष उनके संत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। तुम्हारी मां को विश्व वृक्ष के संरक्षक पद से हटाने की योजनाएं पहले से ही बनाई जा रही थीं, लेकिन वृक्ष ने उनके द्वारा प्रस्तुत संत उम्मीदवारों को अस्वीकार कर दिया। शायद ये तुम्हारे पिता की अनसुलझी भावनाओं के कारण था, या शायद विश्व वृक्ष अपने वर्तमान संरक्षक की परवाह करता है। यही कारण है कि आज तक तुम्हारी मां एल्फ जाति की संत बनी हुई है, इस तथ्य के बावजूद कि उसने एक अर्धएल्फ को जन्म दिया है। सामने खड़े युवक को देखते हुए सेलिन ने आह भरी। विश्व वृक्ष के पुनर्जीवित होने के बाद सिल्वरमून महाद्वीप के कल्पित बौनों ने भी अपनी शक्ति और अहंकार पुनः प्राप्त कर लिया। विलियम, तुम उस नायक और संत के पुत्र हो जिन्होंने कल्पित बौनों की जाति को बचाया। हालांकि कई प्राचीन परिवार तुम्हारे पिता से उनकी संत से विवाह करने के कारण द्वेष रखते हैं। सेलिन ने आगे बोलना बंद कर दिया क्योंकि विलियम उसकी बात समझ गया था। चूंकि वे उसकी मां के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए अब वे अपना ध्यान उस पर केंद्रित करेंगे। यही कारण था कि उसके सुंदर गुरु ने उससे कहा था कि एल्फ परिषद उसे परिपक्व होने का समय नहीं देगी। उन्हें डर था कि वह अपने पिता जैसा ही बन जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें इतनी दबंग शक्ति होगी कि वह उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है। बेशक अधिकांश कल्पित बौने विलियम के पिता मैक्सवेल को नायक मानते थे और उनकी पूजा करते थे। यही बात उनकी माता आवन के बारे में भी कही जा सकती है। हालांकि सत्ता और पद के लालची कल्पित बौने उनके प्रभाव के कारण उनसे नफरत करते थे। यद्यपि एनेरियन परिवार वर्तमान में परिषद का प्रमुख था, फिर भी कई ऐसे बुजुर्ग थे जो मौजूदा स्थिति से असंतुष्ट थे। विलियम, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली बनो, सेलिन ने कहा। उनसे भी आगे निकल जाओ और एल्फ जाति के पास तुम्हारी मांगे मानने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। यही इस दुनिया का नियम है, हर मामले में ताकतवर की ही चलती है। अब तुम्हारी बातें खत्म, चलो लड़ते हैं। विलियम को जब यह एहसास हुआ कि एल्विन परिषद पाखंडियों का समूह है, तो उसका बात करने का मन नहीं था। उसके मन में बस एक ही बात थी, मजबूत बनना। इतना मजबूत कि वह अपने माता पिता से होने वाले अपने नियतिपूर्ण मिलन को एक कोरा सपना न बना दे।
योजक चिन्ह। जब विलियम ने अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को सेलिन के बिस्तर पर अकेला पाया। चेतना के सागर में घटी घटनाएं अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थीं। उस लड़के ने मन ही मन आह भरी क्योंकि उसके गुरु का प्रशिक्षण कार्यक्रम अभी भी पहले की तरह ही क्रूर था। वह बिस्तर से उतरने ही वाला था कि उसे एक महत्वपूर्ण बात का एहसास हुआ और वह ये थी कि वह अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। विलियम को भी इसी तरह की अनुभूति हुई थी जब वह साहस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मंदिर में ही था, इसलिए वह घबराया नहीं और उसने स्थिति को शांत भाव से संभाला। सिस्टम, क्या आप मेरी वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कर सकते हैं? मेजबान की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अभी जो अनुभव कर रहे हैं वह चेतना के सागर में आपके प्रशिक्षण से उत्पन्न आध्यात्मिक प्रतिक्रिया है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। मैं कब तक अपने शरीर को हिला डुला पाऊंगा? 2 घंटे 40 मिनट और 21 सेकंड। विलियम ने मन ही मन आह भरी। सेलिन ने उसे उसके प्रशिक्षण का उद्देश्य पहले ही बता दिया था। इसका उद्देश्य भाले से लड़ने की उसकी शैली को निखारना और आध्यात्मिक हमलों से उसकी आत्मा को मजबूत करना था। उस खूबसूरत परी ने उसे याद दिलाया कि कुछ आध्यात्मिक गुरु ऐसे भी होते हैं जो शरीर की सुरक्षा को भेद कर सीधे व्यक्ति की आत्मा पर हमला कर सकते हैं। सेलिन विलियम को ऐसे हमलों का सामना करने के लिए प्रशिक्षित कर रही थी और उसे जीवित रहने का मौका दे रही थी यदि उसकी चेतना के सागर पर उन आत्माओं द्वारा आक्रमण किया जाता जो उसकी आत्मा को भ्रष्ट करना चाहती थी। जब लड़का अपना समय बिताने के तरीके सोच रहा था, तभी कमरे का दरवाजा खुला और सेलिन शरारती मुस्कान लिए अंदर आए। उसके हाथ में कुछ औजार थे और विलियम एक नज़र में ही समझ गया कि उसकी खूबसूरत मालकिन कुछ शरारत करने वाली है। अध्याय 103। गुरुजी, मुझे आपकी याद आती है। गुरुजी, आप क्या कर रहे हैं? लिखना। आखिर क्या लिख रहे हो? अंदाजा लगाओ, सेलिन ने कहा और साथ ही ब्रश से विलियम की बांह पर रूनिक अक्षर लिखने लगी। लड़का इस समय लकवाग्रस्त अवस्था में था और केवल उसका सिर ही हिल सकता था। शायद सेलिन को पहले से ही इसका अंदाजा था, इसलिए उसने इस अवसर का लाभ उठाकर एक जीवंत कैनवास पर अपनी सुलेख कला का अभ्यास करने का फैसला किया। विलियम की बाहों पर रूनिक लिपि लिखने के बाद सेलिन ने विलियम की छाती पर लिखना शुरू किया। लड़के की छाती के बीचों बीच बना काला गुलाब का टैटू उस खूबसूरत परी की रूनिक लिपि का मुख्य केंद्र था। सेलिन के ब्रश स्ट्रोक से विलियम की रीढ़ में झुनझुनी सी दौड़ गई। ऐसा लग रहा था मानो हर स्ट्रोक में कोई प्राचीन शक्ति समाहित हो जो धीरे धीरे उसके शरीर में समा रही हो। हर आकृति के पूरा होने पर विलियम अपने अंदर कुछ अस्पष्ट बदलाव महसूस कर रहा था जिन्हें वह समझा नहीं पा रहा था। ये बदलाव आध्यात्मिक पक्ष से संबंधित थे जिनसे उसे असंतुलन महसूस होने लगा। सेलिन ने उसकी छाती पर लिखने के बाद उसके पैरों पर लिखना शुरू किया जब तक कि वह लड़के के पैरों तक नहीं पहुंच गई। लेखन सत्र 2.5 घंटे बाद समाप्त हुआ। सेलिन खड़ी हुई और संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ अपनी कृति को निहारने लगी। विलियम का शरीर नीले रंग के जादुई अक्षरों से ढका हुआ था जो हल्के से चमक रहे थे। सब कुछ ठीक होने की पुष्टि करने के बाद उस सुंदर परी ने विलियम की छाती पर बने गुलाब के टैटू पर अपना दाहिना हाथ रखा और धीरे से एक मंत्र का जाप किया। विलियम अपने गुरु की भाषा से परिचित नहीं था, लेकिन किसी कारणवश उसे उस भाषा से नींद आने लगी। जल्द ही लड़का सो गया क्योंकि उसके शरीर पर बने चिन्ह तेजी से चमकने लगे। अवशोषण, सेलिन ने गंभीर भाव से कहा। चमकते हुए सभी प्रतीक चिन्ह कुछ सेकंड के लिए हवा में तैरते रहे, फिर विलियम के शरीर पर वापस गिर गए और उसकी त्वचा के नीचे गायब हो गए। सेलिन के चेहरे के किनारों से पसीने की बूंदें बह रही थीं जब उसने अपने गुरु द्वारा सिखाए गए सबसे जटिल सुदृढ़ीकरण मंत्रों में से एक को पूरा किया। ओलिवर चिंतित भाव से कमरे में दाखिल हुआ और उसने सेलिन को देखा जो अभी भी हौंफ रही थी। मालकिन, क्या आप ठीक हैं? ओलिवर ने पूछा। क्या मैं आपके लिए कायाकल्प करने वाली औषधि लाऊं? ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ओलिवर, सेलिन ने जवाब दिया। मुझे भी एक चाहिए, कृपया। मुझे एक पल दीजिए। ओलिवर ने अपना पंजा उठाया और हवा में एक वृत्त बनाया। बैंगनी रंग के तरल पदार्थ से भरी एक मध्यम आकार की बोतल हवा में प्रकट हुई। ये धीरे धीरे सेलिन की ओर तैरती हुई आई और सेलिन ने कांपते हाथों से उसे पकड़ लिया। इसने मेरे शरीर पर जो असर डाला वह मेरी कल्पना से परे था, सेलिन ने अपने हाथ में मौजूद औषधि पीते हुए सोचा। मीठा और स्फूर्तिदायक तरल उसके होठों पर लगा और एक सुखदायक अनुभूति उसके पूरे शरीर में फैल गई। इससे उसे नींद आने लगी, इसलिए उसने सो रहे आधे परी के बगल में बिस्तर पर लेट जाने का फैसला किया। बेचारा विलियम सेलिन का तकिया बन गया क्योंकि वह भी थकान के कारण सो गई थी। ओलिवर ने गुरु और शिष्य की जोड़ी को कोमल दृष्टि से देखा।
छोटे विल, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुमने मेरी मालकिन को अपना स्वामी चुना, ओलिवर ने कमरे से निकलते हुए सोचा। उसने अनुमान लगाया कि वे दोनों दोपहर के भोजन के समय के आसपास जागेंगे, इसलिए कुछ ही घंटों में जागने वाले दो भूखे लोगों के लिए भोजन तैयार करने की जिम्मेदारी उसी की थी। योजक चिन्ह। जब विलियम ने दिन में दूसरी बार अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि उसका चेहरा किसी मार्शमेलो जैसी मुलायम चीज से सटा हुआ है। उसी क्षण उसके नाक में फूलों की मनमोहक खुशबू आई, जिससे वह मदहोश हो गया। उन्हें अपनी मौजूदा स्थिति का एहसास होने में ज्यादा समय नहीं लगा और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से उन्हें खुश होना चाहिए या नहीं। कम से कम कप सी तो मिल ही जाए, विलियम ने सोचा जैसे ही मुलायम उभार उसके चेहरे से दब गए। सेलिन इस समय उसे गले लगाने वाले तकिए की तरह इस्तेमाल कर रही थी और उसकी गहरी नींद की सांसें विलियम के कानों को गुदगुदा रही थीं। अगर उसके बगल में लेटी महिला उसकी मालकिन न होती तो विलियम निस्संदेह अपनी स्थिति को और अधिक सराहता। दुर्भाग्य से वह उसकी पागल मालकिन थी और विलियम यह अनुमान नहीं लगा सकता था कि अगर उसे पता चलता कि उस छोटे लड़के का चेहरा इस समय उसके सुडौल स्तनों पर टिका हुआ है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। विलियम अपनी इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता सोच पाता, तभी अचानक सेलिन की आंखें खुल गईं। उसने विलियम को अधनी नींद में घूरते हुए देखा, फिर जम्हाई लेने के लिए अपने होंठ ढांक लिए। सुप्रभात स्वामी जी, विलियम ने अभिवादन किया। हम सुप्रभात, सेलिन ने जवाब दिया। फिर उसने लड़के के शरीर पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और धीरे धीरे बिस्तर से उठी। उसने कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने के लिए अपनी बाहें ऊपर उठाईं, फिर वह बिस्तर से उठकर भोजन कक्ष में खाने के लिए चली गई। कमरे का दरवाजा बंद होते देख विलियम के मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं। आधा मन तो इस बात से निराश था कि कमरे का नरमपन गायब हो गया, वहीं दूसरा मन इस बात से दुखी था कि सेलिन उसके साथ एक बच्चे जैसा व्यवहार कर रही थी, न कि एक आदमी जैसा। मैं कितना बेवकूफ हूं, विलियम ने मन ही मन सोचा और दोनों हाथों से अपना चेहरा मलने लगा। मेरा शरीर अभी भी 12 साल के बच्चे जैसा है। जाहिर है इस उम्र में गुरुजी मुझे एक आदमी नहीं समझेंगे। विलियम के पेट ने ठीक उसी क्षण लड़के को याद दिलाया कि उसे भूख लगी है। लड़के ने उन मूर्खतापूर्ण विचारों को मन से निकाल दिया और अपने गुरु के साथ दोपहर का भोजन करने चला गया। योजक चिन्ह। विल, तुम ऑरा के बारे में क्या जानते हो? दोपहर का खाना खत्म करने के बाद सेलिन ने पूछा। ऑरा, विलियम ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। माफ कीजिए गुरुजी, मुझे ऑरा के बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, सेलिन ने अपने खूबसूरत चेहरे को हथेलियों से ढकते हुए कहा। मुझे पहले से ही लग रहा था कि समय की कमी के कारण ड्वेन तुम्हारे अभ्यासों में ऑरा ट्रेनिंग शामिल नहीं कर पाए होंगे। लेकिन चिंता मत करो, मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि तुम अपनी जादुई शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए अपने ऑरा का उपयोग करना सीख जाओ। विलियम ने अपने गुरु की ओर देखते हुए अपना सिर एक तरफ झुकाया। क्या गुरुजी ड्रैगनबोन जेड में सुपर साइंस को घेरने वाली उन आभाओं के बारे में बात कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये बहुत ही शानदार होगा। सेलिन को नहीं पता था कि वह छोटा लड़का क्या सोच रहा है, क्योंकि वह अपने शिष्य को यह समझाने की तैयारी कर रही थी कि आभा क्या होती है। विल, ऑरा वह ऊर्जा है जो किसी व्यक्ति के शरीर को घेरे रहती है, सेलिन ने अपनी व्याख्या शुरू की। तलवार के उस्ताद अपनी ऑरा को तलवार ऑरा कहते हैं। तलवार ऑरा उनकी तलवार को अधिक कठोर, तेज और यहां तक कि कुछ हद तक जादुई हमलों को रोकने में भी सक्षम बनाती है। एक बार जब कोई तलवारबाज अपनी आभा को नियंत्रित करने में निपुण हो जाता है तो वह अपनी तलवार की शक्ति का अभ्यास करता है। तलवार की शक्ति उसे तलवार की आभा को नियंत्रित करने और ऊर्जा आधारित हमले करने की अनुमति देती है और ऐसे अन्य कारनामे करने में सक्षम बनाती है जो उन लोगों के लिए असंभव है जिन्होंने अभी तक अपनी आभा को जागृत नहीं किया है, जैसे कि पहाड़ को 2 हिस्सों में काटना। नोट: संक्षेप में, स्वॉर्ड ऑरा सुपर साइनस मोड है, लेकिन हथियारों के साथ। स्वॉर्ड इंटेंट ब्लीच में बैंक आई मोड है। सेलिन ने विलियम को अपनी बात समझने का समय देने के लिए कुछ देर रुक गई। आप ये भी कह सकते हैं कि नौसिखियों और कुशल योद्धाओं को अलग करने वाली चीज ऑरा का उपयोग करने की क्षमता है। यह उनके लिए एक प्रकार का स्नातक स्तर है। तलवारबाज से लेकर शूरवीर और फिर टेम्पलर तक। शूरवीर भी कुछ हद तक स्वॉर्ड ऑरा का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये केवल प्रारंभिक स्तर पर ही संभव है। दूसरी ओर टेम्पलर्स अधिक मजबूत होते हैं और शक्तिशाली तलवार के वार कर सकते हैं जो प्रबलित स्टील को ऐसे 2 हिस्सों में काट सकते हैं जैसे गर्म चाकू मक्खन को काटता है। सेलिन ने विलियम को घमंडी निगाहों से देखा और फिर अपनी बात जारी रखी। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो प्रतीक चिन्ह उकेरे थे उनका उद्देश्य तुम्हारी संवेदनशीलता को 100 गुना बढ़ाना था। इससे तुम्हें अपने शरीर में आभा के प्रवाह को महसूस करने में मदद मिलेगी और तुम समझ पाओगे कि इसका उपयोग कैसे करना है।
विलियम ने पहले अपना कंधा थपथपाया, फिर अपना हाथ। उसे वह बढ़ी हुई संवेदनशीलता महसूस नहीं हो रही थी जिसके बारे में सेलिन बात कर रही थी। विलियम की हरकतों को सेलिन ने मजे से देखते हुए कहा, तुम्हें एक खास शब्द बोलना होगा जो तुम्हारे शरीर की बढ़ी हुई संवेदनशीलता को सक्रिय करने के लिए पासवर्ड का काम करेगा। मैं अभी तुम्हें ये शब्द नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने अभी तक हमारे प्रशिक्षण के लिए सही माहौल तैयार नहीं किया है। अगर तुमने इस समय इसे सक्रिय कर दिया तो ये बहुत खतरनाक होगा। तो फिर हम अपना ऑरा प्रशिक्षण कब शुरू करेंगे? विलियम ने पूछा। उसकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थी क्योंकि वह सुपर साइंस बनने का अनुभव करना चाहता था। आज रात, सेलिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आप अभी कुछ देर के लिए घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन सूर्यास्त से पहले वापस आना मत भूलना। आपको रात का खाना भी बनाना है। सेलिन खड़ी हुई और तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी। मैं हमारे प्रशिक्षण के लिए जगह तैयार कर रही हूँ। जब तक बहुत जरूरी न हो, मुझे परेशान मत करना। हाँ, सेलिन को उनके प्रशिक्षण के लिए जगह तैयार करनी थी। ऑरा बनाने की कला सीखने में आमतौर पर 2 से 3 साल लगते हैं, लेकिन सेलिन और विलियम के पास इतना खाली समय नहीं था। उसे बस इतना करना था कि उत्तरी महाद्वीप छोड़ने से पहले उसके गुरु द्वारा उसे दी गई विशेष कलाकृति का उपयोग करना था जब उसका प्रशिक्षण समाप्त हो जाए। गुरुजी, क्या आपने मुझे ये कलाकृति इसी दिन की तैयारी में दी थी? सेलिन ने सोचा। उसकी गुरु एक शक्तिशाली जादूगरनी थी जो भविष्य देखने में भी माहिर थी। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि उसने अपनी बहुमूल्य कलाकृति सेलिन को क्यों सौंपी, लेकिन उस खूबसूरत परी को यह आशंका सता रही थी कि उसकी गुरु ने उसके भविष्य में झांक लिया है। गुरुजी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। सेलिन ने अपने गले में लटके सोने के पेंडेंट को पकड़ते हुए आह भरी। ये वह उपहार था जो उसे गुरुजी ने तब दिया था जब वह आधिकारिक तौर पर उनकी शिष्या बनी थी। उस सुंदर एल्फ ने कामना की कि एल्फ की भविष्यवाणी पूरी होने से पहले वह एक बार फिर अपने प्रिय गुरुजी को देख सके। अध्याय 104, आभा प्रशिक्षण भाग 1। ओलिवर, मैं घर की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। चिंता मत कीजिए मालकिन, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि लिटिल विल के साथ आपके प्रशिक्षण में कोई बाधा न आए। सेलिन ने सिर हिलाया और नीचे चली गई। उसने अपने शिष्य के साथ नियोजित 2 महीने के प्रशिक्षण की अंतिम तैयारियां पूरी कर ली थीं और ओलिवर से केवल कुछ आदेश देने के लिए बात की, जबकि वह और विलियम एकांत में चले गए। क्या आपको लगता है कि विलियम इसे सहन कर पाएगा, मालकिन? ओलिवर ने पूछा। मुझे अब भी लगता है कि इसके लिए अभी बहुत जल्दी है। हम दोनों की सोच एक जैसी है, ओलिवर, सेलिन ने चलते चलते सिर हिलाकर सहमति जताई। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। विल जितनी जल्दी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेगा, लूंट छोड़ने पर मुझे उतनी ही कम चिंता होगी। तोते जैसे बंदर ने आह भरी। ओलिवर जानता था कि सेलिन सही कह रही थी। सीमित समय में विलियम की ताकत बढ़ाने का यही एकमात्र तरीका था। उसे बस यही उम्मीद थी कि लड़का सेलिन द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए प्रशिक्षण को सहन कर पाएगा। योजक चिन्ह। विलियम इस समय बैठक कक्ष में था। वह सेलिन के ओलिवर से बातचीत खत्म होने का इंतजार कर रहा था। 2 महीने के लिए एकांतवास में जाने की बात सुनकर वह लड़का एक साथ चिंतित और उत्साहित महसूस कर रहा था। अपनी बेचैनी के कारण वह आने वाले प्रशिक्षण के लिए खुद को शांत करने के लिए कमरे में इधर उधर टहलने लगा। कुछ मिनट बाद उसने सीढ़ियों से सेलिन के कदमों की आहट सुनी और तुरंत अपनी बेचैन चहलकदमी रोक दी। उसने अपने चेहरे पर शांत भाव बनाए रखने की कोशिश करते हुए अपनी खूबसूरत मालकिन को निहारना शुरू कर दिया। क्या तुम तैयार हो? सेलिन ने पूछा। जी हाँ, विलियम ने उत्तर दिया। हम कभी भी शुरू कर सकते हैं, स्वामी जी। अच्छा, सेलिन ने सिर हिलाया और विलियम को अपने पीछे आने का इशारा किया। दोनों एक साथ तहखाने में दाखिल हुए और एक गुप्त रास्ते की ओर बढ़े जिसे विलियम ने पहले कभी नहीं देखा था। सेलिन ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह अपने इकलौते शिष्य को एक छोटे से कमरे में ले गई जो बिल्कुल खाली था। यह एक बंद जगह थी, फिर भी विलियम अपने आसपास ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। सेलिन ने हाथ हिलाते हुए उसे आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। उनके सामने अचानक एक चांदी का दरवाजा प्रकट हुआ। खूबसूरत परी ने सहजता से दरवाजा खोला और विलियम को अंदर आने का इशारा किया। लड़के ने बिना कोई सवाल पूछे आज्ञा का पालन किया। विलियम को अच्छी तरह पता था कि अपनी मालकिन के हर छोटे मोटे काम पर सवाल करना ठीक नहीं है। दरवाजे के ठीक बाहर एक नीला महासागर और आकाश जो दूर दूर तक फैला हुआ था, विलियम को चारों ओर से घेरे हुए था। उसने अपने आसपास का जायजा लिया, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा सिवाय इसके कि यह उसे उसके चेतना सागर की याद दिला रहा था। गुरुजी, हम कहाँ हैं? विलियम ने पूछा।
हम इस समय अनंतकाल नामक एक दिव्य कलाकृति के अंदर हैं, सेलिन ने उत्तर दिया। यही वह स्थान है जहां हम लगभग 4 साल एक साथ बिताएंगे। गुरुजी, 4 साल का क्या मतलब है? क्या हमें सिर्फ 2 महीने ही एकांतवास में नहीं रहना चाहिए? हाँ और ना, बाहरी दुनिया में हम केवल 2 महीने एकांत में बिताएंगे, लेकिन इस दिव्य कलाकृति के अंदर एक दिन बाहरी दुनिया के 1 घंटे के बराबर है। यानी बाहर का एक दिन यहाँ 24 दिनों के बराबर है। सेलिन ने लड़के के सिर पर थपथपाते हुए कहा, 3 साल और 9 महीने के भीतर तुम्हें अपनी आभा को प्रकट करना और उसका उपयोग करना सीखना होगा। क्या मेरी बात स्पष्ट है? अगर मैं इसे सीख नहीं पाऊं तो? विलियम ने पूछा। सेलिन ने मीठी मुस्कान दी। इससे विलियम को वे दिन याद आ गए जब उसे इतना प्रताड़ित किया गया था कि वह लगभग पागल हो गया था। लड़के को पता था कि उसे ऑरा कंट्रोल सीखने में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, अन्यथा उसे इसका पछतावा होगा। आओ। सेलिन समुद्र पर पालथी मारकर बैठ गई और विलियम को भी ऐसा ही करने का इशारा किया। विलियम उसकी मंशा समझ गया, इसलिए वह तुरंत पालथी मारकर उसके सामने बैठ गया। उसने मानसिक रूप से खुद को तैयार कर लिया था, इसलिए वह अपने स्वामी के आदेश का ध्यानपूर्वक इंतजार करने लगा। अपनी संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए पासवर्ड है एक्सीड ब्रेक, सेलिन ने समझाया। ध्यान दें कि मंत्रों को सक्रिय करने के बाद आपके शरीर की संवेदनशीलता 100 गुना बढ़ जाएगी। यदि आप इसके प्रभाव को रद्द करना चाहते हैं तो बस एक्सीड ऑफ कहें। समझ गए? हाँ, विलियम ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, सील को सक्रिय करो, सेलिन ने आदेश दिया। एक्सीड ब्रेक, विलियम ने बुदबुदाया। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, लड़के के शरीर में अंकित प्रतीक एक साथ चमक उठे। विलियम ने तुरंत अपनी इंद्रियों में एक तीव्र परिवर्तन महसूस किया, क्योंकि उसके शरीर में उमड़ रही संवेदनाओं ने उसके दिमाग को अभिभूत कर दिया। अब हम आपके प्रशिक्षण के पहले चरण की शुरुआत करेंगे, सेलिन ने टेलीपैथी के जरिए कहा। विलियम की संवेदनशीलता अब 100 गुना बढ़ चुकी थी, इसलिए उसे डर था कि उसकी आवाज इतनी तेज न हो कि उसके कान का पर्दा फट जाए। अभी के लिए ध्यान लगाकर देखो कि क्या तुम अपने शरीर में किसी प्रकार की ऊर्जा महसूस कर सकते हो। विलियम ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना ध्यान अपने शरीर पर केंद्रित किया। कुछ ही देर में वह अपने दिल की धड़कन को सुन और महसूस कर सका। जल्द ही धड़कन की आवाज उसके कानों में एक नियमित लय की तरह गूंजने लगी। जैसे ही लड़के ने अपने दिल की धड़कन सुनी, उसे महसूस हुआ कि उसकी चेतना धुंधली होती जा रही है। उसे यह नहीं पता था कि उसकी चेतना उसके शरीर में विलीन होने लगी थी। तभी सेलिन की आवाज उसके मन में गूंजी। खुद को खो मत दो और अपने मन को भटकने मत दो, सेलिन ने चेतावनी दी। अपने शरीर में ऊर्जा के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करो और उसे समझो। उसी से मार्गदर्शन प्राप्त करो ताकि तुम अपनी आत्मा को धारण करने वाले शरीर को बेहतर ढंग से समझ सको। तभी तुम अपने पूरे अस्तित्व को घेरने वाली आभा को महसूस कर पाओगे। विलियम ने अपनी पूरी क्षमता से सेलिन के निर्देशों का पालन किया, लेकिन अपने दिल की धड़कन की स्थिर लय के अलावा वह कुछ और महसूस नहीं कर पा रहा था। बल्कि उसका दिल उसकी अन्य इंद्रियों पर हावी हो गया था और उन्हें कुछ और महसूस करने से रोक रहा था। सेलिन ने अपने सामने खड़े उस लड़के को ज्ञान भरी निगाहों से देखा। उसने भी ये प्रशिक्षण प्राप्त किया था और वह विलियम की स्थिति को भलीभांति समझती थी। दिव्य कलाकृति अनंत काल के भीतर 1 सप्ताह बीत गया, जबकि बाहरी दुनिया में केवल 7 घंटे ही बीते थे। विलियम अभी भी पालथी मारकर बैठा था और अपने शरीर के चारों ओर मौजूद किसी भी प्रकार की ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कर रहा था। पिछले 1 सप्ताह में उसे बहुत कम प्रगति हुई थी। एक समय ऐसा आया जब उसने अपनी बाहों पर ऊर्जा की एक धारा बहती हुई महसूस की, लेकिन विलियम का ध्यान भंग होते ही वह गायब हो गई। उसने उस अनुभूति को फिर से महसूस करने की कोशिश की, लेकिन वह एहसास कई दिनों तक उससे दूर रहा। आखिरकार 8वें दिन उसे अपनी उंगलियों के सिरे पर कुछ महसूस हुआ। लाल बालों वाले लड़के ने अपना सारा ध्यान उसी जगह पर केंद्रित कर लिया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। विलियम ने अपनी पूरी इच्छाशक्ति से उस मायावी आकृति को पकड़ने की कोशिश की जो उसकी उंगलियों के सिरे पर छटपटा रही थी। 1 घंटा बीत गया और लड़के का शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अंत में असफल रहा। विलियम का शरीर थकान के कारण लगभग आगे की ओर गिर पड़ा, लेकिन सेलिन ने जादू का उपयोग करके उसके शरीर को सहारा देने की तैयारी कर रखी थी। विलियम हौंकते हुए बुदबुदाया, एक्सीड ऑफ। उसके चेहरे से पसीना नदी की तरह बह रहा था और उसने हताशा में मुट्ठी भींच ली थी। चलिए पहले थोड़ा आराम कर लेते हैं, सेलिन ने विलियम के सामने एक नारंगी रंग का पे रखते हुए कहा। ये लीजिए, ये पौष्टिक सप्लीमेंट ले लीजिए। विलियम ने सेलिन को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे औषधि पी ली।
यह एक पौष्टिक औषधि थी जिसे ओवन ने उन दोनों के लिए बनाया था। इसका उद्देश्य उन दोनों को एक सप्ताह तक भूख से बचाना था, साथ ही उन्हें पर्याप्त पोषक तत्व प्रदान करना था ताकि उनका शरीर ठीक से कार्य कर सके। गुरुजी, आपको अपने शरीर में आभा का अनुभव होने में कितना समय लगा? विलियम ने पूछा। 5 दिन, सेलिन ने उत्तर दिया। 5 दिन, विलियम उदास हो गया। 1 सप्ताह से अधिक समय बीत चुका था और वह अपने शरीर में शक्ति का हल्का फुल्का ही अनुभव कर पा रहा था। उसे अंततः एहसास हुआ कि उसका गुरु सचमुच एल्फ जाति में असाधारण था। निराश मत हो, विलियम के चेहरे के भाव देखकर सेलिन ने उसे प्रोत्साहित करने का फैसला किया। मैं इसे इतनी जल्दी इसलिए सीख पाई क्योंकि मैं जन्म से ही प्रतिभाशाली हूँ। साधारण परियों को अपनी आभा के प्रवाह को समझने में कम से कम 1 या 2 महीने लग जाते हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम इसे और भी जल्दी सीख जाओगे। आखिर तुम मेरे शिष्य हो। गुरुजी, क्या कोई और तरीका है? विलियम ने पूछा। अगर है तो भले ही वह कष्टदायक हो, मैं उसे करने को तैयार हूं। हो, क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है? सेलिन मुस्कुराए। क्या आपको लगता है कि आप इसे संभाल पाएंगे? मुझे नहीं पता कि मैं इसे संभाल पाऊंगा या नहीं, लेकिन कोशिश किए बिना मुझे पता नहीं चलेगा। बहुत खूब, मुझे ये जानने की भी उत्सुकता है कि क्या आप इसे सहन कर पाएंगे। योजक चिन्ह। 10 मिनट बाद विलियम की हंसी अनंत काल के संसार में गूंज उठी। अगर दूसरे लोग उसकी हंसी सुनते तो उन्हें लगता कि हंसने वाला सचमुच बहुत खुश है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। विलियम इस समय हंसते हंसते रो रहा था। उसकी नाक से आंसू बह रहे थे और मुंह के कोनों से लार टपक रही थी। स्पष्टतः विलियम को अपनी आभा का एहसास कराने के लिए सेलिन द्वारा अपनाया गया वैकल्पिक तरीका लड़के को पूरी तरह से बेकाबू कर गया। अध्याय 105 आभा प्रशिक्षण भाग 2। अभी के लिए बस इतना ही, सेलिन ने अपने हाथ में पंख हिलाना बंद करते हुए कहा। विलियम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी क्योंकि उसके विचार इस समय बिखरे हुए थे। सेलिन की योजना सरल थी। वह एक पंख का उपयोग करके किसी व्यक्ति के शरीर पर आभा के प्रवाह की नकल करेगी ताकि विलियम उसके संचार को महसूस कर सके। हालांकि लड़के की संवेदनशीलता 100 गुना बढ़ जाने के कारण गुदगुदी की अनुभूति ने उसकी इंद्रियों को अभिभूत कर दिया और वह जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। जब विलियम को आखिरकार होश आया तो उसने अपने चेहरे से गंदगी साफ की। वह अपनी खूबसूरत मालकिन के सामने खुद को मूर्ख साबित करने पर शर्मिंदा महसूस कर रहा था। जब उसकी शर्मिंदगी पूरी तरह से दूर हो गई तब उसने अपनी मालकिन से शिकायत करने के लिए उनका सामना किया। गुरुजी, ये करना बहुत खतरनाक है, विलियम ने बेहद गंभीर भाव से कहा। संवेदनशीलता बहुत अधिक है। मुझे अभी भी अपनी त्वचा पर पंख के बचे हुए निशान महसूस हो रहे हैं और इससे मेरा दिल कांप रहा है। बहुत खूब, मैं भविष्य में आपसे पूछताछ करने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगी। ये बहुत कारगर लगता है, सेलिन ने मजाकिया लहजे में कहा। लेकिन मजाक छोड़ो, क्यों न तुम उस लिंगरिंग फीलिंग का इस्तेमाल ऑरा के प्रवाह को महसूस करने के लिए करो। विलियम ने एक सीट ब्रेक कहने से पहले अपने शरीर को महसूस करने के लिए कुछ देर रुका। जैसा कि उसने पहले कहा था, सेलिन के पंख वाले प्रयोग के निशान अभी भी उसकी त्वचा पर चुभ रहे थे। इससे लड़के को एहसास हुआ कि उन बचे हुए एहसासों का इस्तेमाल करके वह आखिरकार उस मायावी अनुभूति को महसूस कर पा रहा था जिसे वह 1 हफ्ते से पाने की कोशिश कर रहा था। लड़के ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और अपना सारा ध्यान अपने शरीर के हर हिस्से में प्रवाहित हो रही ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करने पर केंद्रित कर दिया। कुछ ही मिनटों में विलियम एक समाधि जैसी अवस्था में पहुंच गया। सेलिन के चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि उसे पता चल गया था कि विलियम ने आखिरकार अपने शरीर में ऑरा के प्रवाह को समझ लिया है। योजक चिन्ह। 1 साल बीत गया और विलियम के चेतना सागर में हथियारों के टकराने की आवाज गूंजती रही। जब हाफ एल्फ ने अपने शरीर की आभा को अपने हथियार में प्रवाहित करना सीख लिया तो सेलिन ने अपने प्रशिक्षण के अगले चरण में जाने का फैसला किया। विलियम भी अपनी आभा से अपने हथियार को शक्ति प्रदान कर सकता था, लेकिन ये केवल बहुत ही बुनियादी स्तर पर था। सेलिन इस समय उसे जो सिखाने की कोशिश कर रही थी वह ये था कि आभा को एक ऐसे रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए जो उसकी युद्ध शैली के अनुकूल हो। सेलिन ने विलियम के सामने टेलीपोर्ट किया और अपना भाला आगे बढ़ाया। लड़के ने भाले को निकलने देने के लिए अपनी गर्दन एक तरफ झुका ली। उसे लगा कि इतना काफी है सेलिन के हमले को नाकाम करने के लिए, लेकिन उस खूबसूरत परी ने सिर्फ उसे देखकर मुस्कुरा दिया। छोटे विल, तुम अभी बहुत अनुभवहीन हो, सेलिन ने अपना हथियार वापस खींचते हुए चिल्लाया। दोनों कुछ मीटर की दूरी पर एक दूसरे से अलग हो गए। विलियम ने गंभीर भाव से अपने गुरु की ओर देखा। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या।
अचानक उसकी दृष्टि एक तरफ झुक गई और उसका सिर उसकी गर्दन से अलग हो गया। कुछ मिनट बाद विलियम अविश्वास से अपने गुरु की ओर देखने लगा। सेलिन के हाथ में मौजूद भाला एक घातक दरांती में बदल गया था और यही मुख्य कारण था जिसके चलते कुछ देर पहले उसका सिर धड़ से अलग हो गया था। आप अपनी आभा का उपयोग करके अपनी इच्छा से अपने हथियार का रूप भी बदल सकते हैं, सेलिन ने समझाया। आपने जो देखा वह आभा इरादे का एक सरल प्रयोग मात्र था। जब तक आप आभा और आभा इरादे में महारत हासिल कर लेते हैं, तब तक आप बिना किसी हथियार के भी लड़ सकेंगे। सेलिन ने अपने चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे करते हुए अपनी बात जारी रखी। ये बहुत दुख की बात है कि ड्वेन आपको यह नहीं दिखा पाया कि वह अपनी आभा को कैसे नियंत्रित करता है। उस गंजे भिक्षु के पास दक्षिणी महाद्वीप में मैंने अब तक देखी सबसे भयानक मार्शल इंटेंट में से एक है। तीसरे गुरु, विलियम ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। तीसरे गुरु की युद्ध संबंधी मंशा किस प्रकार की है? सेलिन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें उन्हें तीसरा गुरु कहने की अनुमति दे सकती हूँ क्योंकि उन्होंने तुम दोनों के साथ बिताए एक साल में तुम्हें बहुत अच्छी तरह से सिखाया है। जहां तक उनकी मार्शल इंटेंट की बात है, ये सवाल तुम्हें उनसे खुद पूछना चाहिए। आपका क्या विचार है, गुरुजी? विलियम ने पूछा। आप किस प्रकार की युद्ध भावना रखते हैं? क्या आप इसे देखना चाहते हैं? सेलिन मुस्कुराए। मैं आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन ये बहुत 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 ही दर्दनाक अनुभव होगा। क्या आप वाकई इसे देखना चाहते हैं? मालिक, ये भूल जाए कि मैंने पूछा था। अच्छा चुनाव। उस संक्षिप्त विराम के बाद दोनों एक बार फिर भिड़ गए। विलियम अपनी आभा का उपयोग करने का तरीका ढूंढ रहा था ताकि कम से कम वह नुकसान में न रहे। सेलिन ने भी दयालुता दिखाते हुए उसे जादुई हमलों के खिलाफ अपनी आभा का उपयोग करके रक्षात्मक कवच बनाना सिखाया। हालांकि विलियम की आभा केवल प्रथम चक्र के जादुई हमलों का ही सामना कर सकती थी। यदि कोई उस पर अग्नि गोला फेंकता तो उसकी आभा ढाल तुरंत नष्ट हो जाती और वह अर्धेल्फ जलकर राख हो जाता। विलियम और सेलिन के दिव्य कलाकृति शाश्वतता में प्रवेश करने के 2 साल बाद स्टॉर्मकॉलर हवा में उड़ गया और सेलिन से आमने सामने की लड़ाई में उलझ गया। जब सेलिन बिजली से भरी भाले को रोकने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके कानों में कई सीटी जैसी आवाजें सुनाई दी। उस खूबसूरत एल्फ ने स्टॉर्मकॉलर को एक तरफ धकेल दिया और विलियम द्वारा पीछे से उस पर चलाए गए तीरों को रोकने के लिए अपने भाले को पीछे की ओर घुमाया। सेलिन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई और वह उस हाफ एल्फ की ओर एक कदम आगे बढ़ी जो उसकी दिशा में एक और तीर चलाने ही वाला था। विलियम की अंतर्ज्ञान ने उसे सेलिन के आगमन के बारे में आगाह कर दिया था, इसलिए उसने पीछे कूदने से पहले तुरंत तीर छोड़ दिया। सेलिन ठीक समय पर प्रकट हुई और उसने अपना सिर एक तरफ झुका लिया ताकि तीर उसकी गर्दन के पास से बिना किसी नुकसान के निकल जाए। अगले ही पल वह विलियम के पीछे थी और उसने बिना किसी दया के लड़के की पीठ पर जोरदार लात मारी। सेलिन ने लड़के की रीढ़ की हड्डी को बीच से तोड़ दिया, जिससे हड्डियों के टूटने की आवाजें सुनाई दी। आधे एल्फ का शरीर कुछ मीटर तक जमीन पर घिसकता रहा और फिर रुक गया। कुछ मिनट बाद विलियम दर्द से भरे चेहरे के साथ जमीन से उठा। पिछले 2 वर्षों में उसने अनगिनत बार कष्ट झेला था, लेकिन एक भी ऐसा मौका नहीं आया था जब वह अपने गुरु के शरीर पर एक खरोंच तक पहुंचा पाया हो। फिर भी वह अपनी प्रगति से काफी खुश था। उसने जो आभा शक्ति विकसित की थी, उससे वह अपने हथियार को अपनी आभा से ढक सकता था और उसे एक जीवित हथियार में बदल सकता था जो अपने दुश्मनों पर स्वतः ही हमला कर सकता था। विलियम के पास इस हथियार को अपनी इच्छाशक्ति से नियंत्रित करने या इसे स्वचालित रूप से हमला करने देने का विकल्प था। इससे लड़के की आक्रमण शक्ति में वृद्धि हुई, क्योंकि वह अपने धनुष का उपयोग करके लंबी दूरी के हमले कर सकता था, जबकि उसका दुश्मन उसके भाले से निपटने की कोशिश कर रहा था। अपनी आभा के प्रारंभिक चरण में होने के कारण विलियम एक समय में केवल एक ही हथियार को नियंत्रित कर सकता था। वह इस हथियार को भी अपने से 300 मीटर की दूरी तक ही नियंत्रित कर सकता था। क्या हम थोड़ा विराम लें या आप जारी रखना चाहते हैं? सेलिन ने पूछा। मालिक, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, विलियम ने अपनी दर्द से भरी पीठ सीधी करने की कोशिश करते हुए विनती की। हालांकि वे अपनी आत्माओं का इस्तेमाल करके लड़ रहे थे, फिर भी उन्हें दर्द महसूस हो रहा था। विडंबना ये थी कि आत्माओं की लड़ाई होने के कारण दर्द दुगुना बढ़ गया था। लगातार मार खाने के कारण विलियम की आध्यात्मिक प्रतिरोधक क्षमता में भी काफी वृद्धि हो गई थी। यह एक और गुप्त तुरुप का पत्ता था जो उसके गुरु ने उसके लिए तैयार किया था, ताकि यदि कभी उसे किसी आध्यात्मिक गुरु से लड़ना पड़े तो वह इसका इस्तेमाल कर सके। गुरुजी, क्या मैं अभी उन एल्फ प्रतिभाओं से लड़ने में सक्षम हूं जिनके बारे में आप बात कर रहे थे? विलियम ने पूछा। तुम्हारी मौजूदा क्षमताओं के साथ तुम शायद 10 मिनट तक टिक पाओगे, सेलिन ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया।
अगर तुम किसी प्रतिभाशाली एल्फ के खिलाफ 12 मिनट से ज्यादा टिक पाते हो तो इसे एक उपलब्धि समझना। विलियम अपने गुरु के सामने बैठे बैठे निराशा से अपना सिर खुजा रहा था। मन ही मन वह इन तथाकथित प्रतिभाशाली एल्फों में से किसी एक से लड़ने के लिए बेताब था और यह देखना चाहता था कि क्या उसका गुरु सिर्फ उसका मजाक उड़ा रहा था या नहीं। फिर भी वह इस बात से खुश था कि उसे एक दिव्य कलाकृति का उपयोग करके प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिला। यदि वह बाहरी दुनिया में 2 साल तक प्रशिक्षण लेता तो वह उन लोगों से बहुत पीछे रह जाता जिन्हें कम उम्र में ही प्रचुर संसाधनों के साथ प्रशिक्षण दिया गया था। बेशक अगर उसने अपनी शक्तियां नहीं खोई होती और उसकी विजय की अनुभूति अभी भी पहले की तरह काम कर रही होती, तो विलियम जानता था कि ऐसा कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था जिसे वह हरा न सके। विलियम ने जितने भी गेम खेले थे उनमें वह आमतौर पर हर बॉस को हरा देता था, क्योंकि बॉस के लेवल में बहुत बड़ा अंतर होता था। बॉस चाहे आग से अप्रभावित ही क्यों न हो, विलियम अपने उच्च स्तर के कारण आग के हमलों से उसे आसानी से मार गिराता था। यह एक ऐसी रणनीति थी जिसका इस्तेमाल कुछ गेमर्स अपने से अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए करते थे। विलियम के लिए दुर्भाग्यवश उसकी जादुई शक्ति और कालकोठरी दोनों ही निष्क्रिय हो गए थे। फिर भी लाल बालों वाले उस लड़के के लिए यह एक तरह से वरदान ही साबित हुआ। अगर उसने अपनी जादुई शक्ति और कालकोठरी में अपार अनुभव प्राप्त करने की क्षमता न खोई होती तो उसे अपने युद्ध कौशल को निखारने का अवसर न मिलता। अगर विलियम को अतीत में लौटने का मौका मिलता तो वह वही सब कुछ दोबारा करता, क्योंकि वह जानता था कि अंततः एक मजबूत नींव के बिना वह सस्ते सामान से बनी एक ऊंची इमारत की तरह ही है। एक ऐसी इमारत जो बिना किसी चेतावनी के कभी भी ढह सकती है। अध्याय 106 आभा प्रशिक्षण भाग 3। विलियम और सेलिन 3 साल और 2 महीने से डिवाइन आर्टिफैक्ट के अंदर थे। आधे एल्फ ने अपने पहले 2 साल अपनी आभा को जागृत करने और अपनी स्वयं की आभा शक्ति विकसित करने में बिताए थे। अपनी भाले पर अपनी आभा को समाहित करने में सफल होने के बाद सेलिन ने युद्ध में अपनी आभा को यथासंभव लंबे समय तक बनाए रखने की अपनी क्षमता को निखारने पर ध्यान केंद्रित किया। विलियम की सूझबूझ देखकर सेलिन को हंसी आ गई और उसने इस तरह का कारनामा कर दिखाने के लिए उसकी प्रशंसा भी की। 2 साल के ऑरा प्रशिक्षण के बाद विलियम ने आखिरकार अपने भाला चलाने के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया। भाले का मुख्य हमला वार करना है, सेलिन ने विलियम के चेहरे पर सीधा भाला फेंकते हुए समझाया, जो उसकी नाक से 2 इंच दूर रुक गया। भाले का मुख्य फायदा उसकी लंबी मारक क्षमता है। अगर आप इसका इस्तेमाल लोगों पर वार करने के लिए करें तो तलवार का इस्तेमाल करना बेहतर होगा। याद रखें, पहले वार करें फिर वार करें। पहले वार करो, बाद में काटो, विलियम ने सहमति में सिर हिलाते हुए दोहराया। जब आप अपने दुश्मन पर भाला चलाएं तो उसे उनके चेहरे पर चलाएं। उनकी छाती पर नहीं, उनके पेट पर नहीं, उनकी टांगों पर नहीं, बल्कि उनके चेहरे पर, सेलिन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। कारण, इससे आपको हमले के कम मौके मिलेंगे और आपके भाले की नोक एक रुकावट का काम करेगी। सीधे शब्दों में कहें तो आप उन्हें बता रहे हैं कि आप उन पर वार करने से पहले ही उन पर वार कर देंगे। इसके बाद सेलिन ने विलियम को भाला पकड़ने का सही तरीका दिखाया। उसका दाहिना हाथ भाले के पिछले हिस्से को पकड़े हुए था, जबकि उसका बायां हाथ हैंडल के मध्य भाग को मजबूती से पकड़े हुए था। भाले का मूल आक्रमण छोटा प्रहार होता है। सेलिन ने विलियम को दिखाने के लिए एक छोटा प्रहार करके दिखाया। भाले को पीछे खींचते समय भाले की नोक को नीचे न करें, क्योंकि इससे एक खुला स्थान बन जाता है। इसे हर समय अपने प्रतिद्वंदी के चेहरे की ओर इंगित रखना चाहिए। उसने इस हरकत को कुछ और बार दोहराया और विलियम से भी अपने भाले से छोटे छोटे वार करने को कहा। मैंने देखा है कि भाले का इस्तेमाल करते समय आप चौड़े वार करते हैं, जो वास्तव में भाले को सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका नहीं है। आमने सामने की लड़ाई में छोटा वार ही आपके लिए कारगर साबित होगा। आपको बस इतना करना है कि अच्छे फुटवर्क के साथ वार करें और आपके प्रतिद्वंदी को निश्चित रूप से सिरदर्द हो जाएगा। अगली चीज जो आपको सीखनी है वह है लंबी दूरी से वार करना। जब आप वार करते हैं तो आपका दाहिना हाथ आपकी बगल के नीचे तक जाना चाहिए। यही नियम लागू होता है जब आप भाले को वापस खींचते हैं, तब भी वह आपके दुश्मन के चेहरे की ओर ही होना चाहिए। याद रखें, भाला वार करने के लिए बना है, काटने के लिए नहीं। आपका प्राथमिक उद्देश्य अपने लक्ष्य को वार करके मार डालना होना चाहिए, न कि ऐसे व्यापक प्रहार करना जिससे आपका शरीर जवाबी हमले के लिए खुला रह जाए। घुड़सवार युद्ध में भी आप वार करने की बजाय प्रहार का अधिक उपयोग करेंगे। विलियम ने सवाल पूछने के लिए हाथ उठाया। गुरुजी, तो हम अपने विरोधियों पर कब वार करेंगे? अच्छा सवाल, सेलिन मुस्कुराए। आमतौर पर जब हमारा वार पलट जाता है तो हम वार करते हैं।
जब वार ऊपर की ओर पलटता है तो हमें अपनी स्थिति ठीक करनी होती है और इसीलिए हम नीचे की ओर वार करते हैं। बेशक अगर हम चाहें तो वार करके हमला भी कर सकते हैं, लेकिन वार करते समय दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि जब आप वार करते हैं तो आपका वार आपके शरीर के केंद्र से आगे नहीं जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके भाले का ब्लेड कभी भी नीचे की ओर नहीं होना चाहिए। आपको अपने भाले को जमीन तक नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि भाले का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जाता है। जो लोग ऐसा करते हैं वे नौसिखिए हैं। फिर उसने विलियम को दिखाया कि वार कैसे किया जाता है। उसके बाद उसने उसे तेजी से वार और धक्के मारने का एक संयोजन दिखाया। अगर इसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत घातक संयोजन था, क्योंकि इस संयोजन हमले से दुश्मन की आंख फोड़ने की संभावना बहुत अधिक थी। उस खूबसूरत परी ने फिर से लड़ने की मुद्रा अपनाई और विलियम को एक और विकल्प दिखाया। बेशक जब आपका वार विफल हो जाए तो आप दूसरे विकल्प भी अपना सकते हैं। आपके भाले का कुंद सिरा सिर्फ लड़ने के लिए ही नहीं है। इसका उपयोग वार विफल होने पर बचाव करने और जवाबी हमला करने के लिए भी किया जाता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात हाथों की स्थिति और नियंत्रण है। जब आपका वार विफल हो जाता है तो आप अपने हाथ को हिलाकर भाले को इस तरह से रख सकते हैं कि या तो हमले को रोक सकें या अपने प्रतिद्वंद्वी के शरीर के किसी अंग जैसे कि जोड़ों, घुटनों या कूल्हों पर प्रहार करके उन्हें असंतुलित कर सकें। सेलिन ने भाले के निचले सिरे का उपयोग करके बचाव और जवाबी हमले करने के तरीके दिखाए, जिससे वह लड़ने की मुद्रा में वापस आ सके और लड़ना जारी रख सके। विलियम को भाले का प्रभावी ढंग से उपयोग करके बचाव करना सिखाने के बाद दोनों ने एक बार फिर से अभ्यास सत्र में भाग लिया, जिससे विलियम को भाले चलाने में अपनी दक्षता बढ़ाने में मदद मिली और साथ ही साथ अनुभव भी प्राप्त हुए। पहले विलियम को लगता था कि कालकोठरी में राक्षसों को मारकर ही वह अपने जॉब क्लास का स्तर बढ़ा सकता है। उसे यह नहीं पता था कि सही तरीके से लगातार अभ्यास करने पर भी जॉब क्लास का स्तर बढ़ाने के लिए पर्याप्त अनुभव प्राप्त होता है। जब विलियम ने सेलिन को मंकी स्टाफ तकनीक दिखाए जो ड्वेन ने उसे सिखाई थी, तो डार्क सॉसरेस हंस पड़ी और कहा कि अगर विलियम की सुरक्षा में सेंध लग जाती है तो इसका इस्तेमाल हमले के एक प्रभावी साधन के रूप में किया जा सकता है। असल में सेलिन का कहना था कि बस अपने भाले को छोड़ दो और अपने साधु वर्ग में आ जाओ और अपने प्रतिद्वंद्वी को तब तक मुक्कों से मारो जब तक कि वह पूरब और पश्चिम में फर्क न कर पाए। विलियम ने अपना सिर खुजाया क्योंकि वह सेलिन की टिप्पणी का खंडन नहीं कर सका। फिर विलियम का दोहराव वाला प्रशिक्षण शुरू हुआ। छोटे छोटे वार, लंबे वार, छोटे और लंबे वार का संयोजन और वार और प्रहार का संयोजन। सेलिन ने विलियम के फुटवर्क पर भी विशेष ध्यान दिया। स्पीयरमैन जॉब क्लास में रिलेंटलेस ड्रैगन स्पीयर आर्ट नामक युद्ध कला है। विलियम इस भाला कला से काफी मोहित था क्योंकि थंडर के राजकुमार की बिजली देवता युद्ध कला के विपरीत, जो घातक हमलों पर केंद्रित थी, रिलेंटलेस ड्रैगन भाला कला करीबी मुकाबले में भाला चलाने की तकनीकों और कैवेलियर भाला तकनीकों पर केंद्रित थी। ये भाला चलाने की एक कला थी जिसका प्रयोग मध्य महाद्वीप में ड्रैगून और टेम्पलर्स द्वारा आमतौर पर किया जाता था। उस लड़के का मुख्य हथियार लकड़ी का डंडा था, इसलिए इस युद्ध कला को सीखना उसके लिए एक अच्छा विकल्प था। वह लाइटनिंग गॉड वॉर आर्ट का इस्तेमाल केवल घातक प्रहारों के लिए करता था क्योंकि उनमें से अधिकतर वन शॉट तकनीकें थीं। विलियम ने डिवाइन आर्टिफैक्ट एटर्निटी के भीतर अपना शेष समय भाला चलाने की कला में निपुणता हासिल करने में बिताया, जब तक कि उसका स्पीयरमैन जॉब क्लास अपने अधिकतम स्तर तक नहीं पहुंच गया। सेलिन ने यह भी सुनिश्चित किया कि वह अपने बाकी प्रशिक्षण में कोई लापरवाही न करे। उनकी दिनचर्या सरल थी, दिन में भाला चलाने का प्रशिक्षण और रात में काले जादू से बचाव का प्रशिक्षण। सामान्य मानकों के हिसाब से इसे नरक जैसा प्रशिक्षण कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये दिन बीतते गए और विलियम ने हर दिन दर्द और पीड़ा में बिताया। फिर आखिरकार वह दिन आ ही गया जिसका विलियम बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सेलिन ने आखिरकार उसे लगभग 4 साल के प्रशिक्षण को समाप्त करने की अनुमति दे दी। यदि वे अनंतकाल के भीतर बिताए गए सभी वर्षों को जोड़ दें तो लाल बालों वाला लड़का पहले ही 16 वर्ष का हो चुका होगा। हालांकि उसके चेहरे या शरीर में कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया। सेलिन वैसी ही थी और आज भी उतनी ही जवान और खूबसूरत थी जितनी उस दिन थी जब उसने अपने घर के तहखाने में कदम रखा था। गुरुजी, हर चीज के लिए धन्यवाद। विलियम ने सेलिन को अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम किया। तुम्हारे प्रशिक्षण की देखरेख करना तुम्हारे गुरु के रूप में मेरा कर्तव्य है, सेलिन ने शांत भाव से उत्तर दिया। कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के साथ रहो क्योंकि तुम्हारा अगला प्रशिक्षक जल्द ही आने वाला है। क्या मुझे और ट्रेनिंग करनी है? विलियम ने हैरानी से पलकें झपकाईं। ऐसा क्यों?
सेलिन ने लड़के का चेहरा अपने हाथों में लिया और गंभीर भाव से उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दादाजी ने उस आदमी को तुम्हारा शिक्षक बनाने का जो फैसला किया है वह सही है या गलत। लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में जीवित रहने के लिए तुम्हें उनकी शिक्षा की आवश्यकता है। सुंदर परी ने विलियम के गालों को हल्के से चुटकी ली और फिर छोड़ दिया। मैं बस यही आशा करती हूं कि जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब भी तुम में थोड़ी मासूमियत बाकी रहेगी। हालांकि मैं चाहती हूं कि तुम मजबूत और शक्तिशाली बनो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम ठंडे और उदासीन हो जाओ। मुझे तुम्हारा ये भोला भाला रूप ही पसंद है। विलियम ने अपने गालों को मलते हुए भौहें चढ़ाकर अपने गुरु की ओर देखा। गुरुजी, मैं मूर्ख नहीं हूं। ये तो बस एक मुहावरा है, सेलिन ने चिढ़कर कहा। जाओ, अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताओ क्योंकि तुम जल्द ही लोन छोड़कर जाओगे। विलियम को अभी भी थोड़ा संदेह था, लेकिन फिर भी उसने सहमति में सिर हिलाया। सेलिन और ओलिवर ने खिड़की से लड़के की दूर जाती हुई आकृति को देखा और आह भरी। मालकिन, मुझे विलियम का ये रूप पसंद है। अगर संभव हो तो मैं नहीं चाहता कि उसे इस तरह की पीड़ा से गुजरना पड़े, ओलिवर ने कहा। मैं भी, सेलिन ने जवाब दिया। लेकिन इस दुनिया में बदलाव ही एकमात्र स्थायी चीज है। चलो उसके लौटने का इंतजार करते हैं। उसके अगले पाठ के बाद हम मदद करने का कोई तरीका सोच लेंगे। ओलिवर ने अपनी आंखें बंद की और एक बार फिर आह भरी। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन मजबूत लोग टिके रहते हैं। सेलिन ने विलियम के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर दिया था। अब समय आ गया था कि वह जिम्मेदारी दूसरों को सौंप दे। हालांकि जिससे ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अंधकार में ही फलता फूलता था। जिस जगह पर अंधकार का बोलबाला हो, वहां जलती हुई मशाल उस छोटी मोमबत्ती से कम नहीं थी जिसकी रोशनी हवा के झोंकों से बुझ जाती। योजक चिन्ह, कृपा करके मुझ पर दया कीजिए। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने डरते हुए अपने पास आते हुए व्यक्ति को देखते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा। तुम्हें क्या चाहिए? पैसा, औरतें, अधिकार। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं। बस मेरी जान बख्श दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं। नकाबपोश आदमी दबे कदमों से अधेड़ उम्र के आदमी की ओर बढ़ा। चेहरे पर नकाब होने के कारण कोई यह नहीं बता सकता था कि वह सुंदर था या नहीं। उस आदमी को इन छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं थी। उसे बस अपने स्वामी के आदेशानुसार अपना काम करना था। प्लीज, मैं आपसे विनती करता हूं। वह व्यक्ति अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाया क्योंकि नकाबपोश व्यक्ति ने एक ही झटके में छोटी तलवार से उसकी छाती को भेद दिया। अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह तारों भरे आकाश को घूर रहा था। मृत्यु से ठीक पहले कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखों में भय और पश्चाताप के भाव दिखाई दिए, फिर जैसे ही उसने अपने शरीर से प्राण त्यागे, उसकी आंखें धुंधली हो गईं। मुझे इसमें कोई खुशी नहीं मिलती, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है, नकाबपोश आदमी ने कहा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेखक का नोट, आपकी आत्मा को शांति मिले। नकाबपोश आदमी वहां से चला गया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। अपना काम पूरा करने के बाद अब उसके लिए लोन लौटने का समय था, जहां उसका नया मिशन उसका इंतजार कर रहा था। अध्याय 107, एंथनासिया की घंटी। विलियम ने सेलिन के साथ अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद दूसरा दिन था। उसने अभी अभी अपनी दैनिक मार्शल आर्ट की दिनचर्या पूरी की थी और वह पूर्व से सूर्योदय का इंतजार कर रहा था। पता नहीं माँ इस समय क्या कर रही होगी, विलियम ने अपनी कमीज उतारते हुए और तौलिए से अपना शरीर पोंछते हुए सोचा। उसने पिछले 2 सालों से एला को नहीं देखा था और उसके दादाजी ने उसे केवल इतना बताया था कि वह अपने बाकी झुंड के साथ प्रशिक्षण में व्यस्त है। खुद को सुखाने के बाद विलियम पहाड़ी पर बैठ गया जब पूर्व दिशा में पहाड़ी के पीछे से सूरज की पहली किरणें झांक रही थीं। सूर्योदय और सूर्यास्त देखना इस जीवन में उसकी आदत बन चुकी थी। इससे उसे पृथ्वी पर बिताए वो दिन याद आ गए जब बीमारी के कारण उसने कई खूबसूरत अवसर खो दिए थे। सूर्योदय को निहारते हुए उसने सिस्टम से एक सूचना प्राप्त होने की परिचित ध्वनि सुनी। योजक चिन्ह, डिंग, आपको गॉड शॉप से मेल प्राप्त हुआ है। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, योजक चिन्ह, मेल। विलियम ने अपने गॉड शॉप से इनबॉक्स खोलते हुए धीरे से कहा। सिस्टम से उसे पहली बार मेल मिला था और वह इसके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने मेल पढ़ा और उसमें एक अटैचमेंट देखकर हैरान रह गया। योजक चिन्ह, हमारे प्रिय संरक्षक को, चरवाहों के ईश्वर इस समय अपना 3021वां जन्मदिन मना रहे हैं। इसी कारण महामहिम डेविड ने अपने करीबी दोस्तों और परिचितों को उपहार भेजने का निर्णय लिया है। अनादिकाल से ईश्वरीय कलाकृतियों के नंबर 1 प्रदाता के रूप में गॉड शॉप को ईश्वर के उपहार मुफ्त में भेजने का कार्य सौंपा गया था।
इस पत्र के भीतर चरवाहे की देवी की ओर से भेंट की गई अथानासिया की घंटी नामक एक विशेष वस्तु है। ऐसा माना जाता है कि इसे धारण करने वाले को सुख प्राप्त होता है। PS गॉड शॉप द्वारा डिलीवर किए गए सभी सामान एकदम सही हालत में हैं। क्षतिग्रस्त या खराब सामान के लिए हम कोई दावा या रिफंड स्वीकार नहीं करेंगे। हम ऐसे मामलों को नहीं संभालते। क्या आपको हमारी सेवाएं पसंद आईं? कृपया हमारी वेबसाइट पर समीक्षा लिखें। हम 3 स्टार या उससे कम की समीक्षाओं को स्वचालित रूप से हटा देंगे। जो कोई भी खराब समीक्षा लिखने की हिम्मत करेगा, उसे श्राप दिया जाएगा कि वह फिर कभी अपने PP पॉजिटिव मेंशन नहीं बढ़ा पाएगा। भवदीय भगवान की दुकान प्रबंधक, अनादिकाल से आपकी सेवा में। योजक चिन्ह एंथेनेसिया की घंटी। विलियम ने गॉड शॉप से घंटी मंगवाए और अपनी मूल्यांकन क्षमता का उपयोग करके उसकी जानकारी की जांच की। योजक चिन्ह एंथेनेसिया की घंटी। ये घंटी कभी अमाल्थिया की थी, जिन्हें कभी कभी कोमल देवी भी कहा जाता था। जब वे नक्षत्रमंडल बनने के लिए तारों भरे आकाश में विलीन हो गईं, तो उन्होंने घंटी को चरवाहों के देवता की देखरेख में छोड़ दिया। सभी स्टैट्स में जोड़ 1-0 का एनहांसमेंट बोनस प्रदान करता है। यह पहनने वाले के शरीर को पोषण प्रदान करता है ताकि वह हमेशा स्वस्थ रहे। जहर से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। सभी पालन पोषण कौशलों के प्रभाव को बढ़ाता है। अनुदान प्रपत्र प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। योजक चिन्ह विलियम ने जानकारी पढ़ी और इस बात से सहमत हुआ कि यह एक बहुत ही अच्छी कलाकृति है। हालांकि जानकारी में कुछ प्रश्न चिन्ह शामिल थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनका क्या अर्थ है। सिस्टम, क्या मेरी मूल्यांकन क्षमता में कोई कमी है? मेजबान के प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास वर्तमान में मौजूद मूल्यांकन कौशल का स्तर कलाकृति की जानकारी को पूरी तरह से अनुवादित करने में असमर्थ है। यह एक बहुत ही सामान्य बात है, विशेष रूप से देवी देवताओं से संबंधित पवित्र या दिव्य कलाकृतियों के लिए। मैं समझ गया। विलियम ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे पूरा यकीन है कि सर डेविड मेरे लिए कुछ भी हानिकारक नहीं करेंगे। अरे, मैं भूल गया, मुझे उन्हें जन्मदिन की बधाई भी देनी है। विलियम ने गॉड शॉप के मैनेजर के पत्र का जवाब दिया और विनम्रतापूर्वक उनसे चरवाहों के देवता को संदेश देने का अनुरोध किया। विलियम ने अपने पत्र में डेविड को धन्यवाद दिया और उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने क्षमा भी मांगी और डेविड की उदारता के लिए धन्यवाद के रूप में अगली बार मंदिर जाने पर भेंट चढ़ाने का वादा किया। अपना जवाब भेजने के बाद उसने एक बार फिर अपने हाथ में मौजूद घंटी को देखा। हर कोण से देखने पर वह एक साधारण चांदी की घंटी लग रही थी, जिसमें कोई खास बात नहीं थी। अगर उसे मूल्यांकन कौशल से मिली जानकारी न होती तो विलियम को लगता कि गॉड शॉप ने उसके साथ कोई मजाक किया है। मी एक जानी पहचानी आवाज हवा में गूंजी और विलियम झट से खड़ा हो गया और उस दिशा में देखा जहां से आवाज आई थी। वहां उसने एला को तेजी से उसकी ओर दौड़ते हुए देखा। विलियम मुस्कुराया और अपनी मां की ओर दौड़ा और 2 साल के अलगाव के बाद आखिरकार दोनों का पुनर्मिलन हुआ। मां, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। मीह, क्या आप? मीह। दोनों ने काफी देर तक बातें की और एक दूसरे से पूछा कि पिछले 2 सालों में जब वे साथ नहीं थे तब वे क्या कर रहे थे। एला ने बताया कि वह और बाकी बकरियां हेलन साम्राज्य के उत्तरी भाग में मार्कस और थंडर के साथ प्रशिक्षण ले रही थीं। उन्होंने आगे बताया कि जिस स्थान पर वे प्रशिक्षण ले रहे थे, वहां कई अंगोरियन व आइबेक्स भी मौजूद थे। विलियम ने एला की कहानी सुनी और यह जानकर उसका चेहरा उतर गया कि शुरुआत में उनके साथ बाहरी लोगों जैसा व्यवहार किया गया था। एला ने यह भी शिकायत की कि आइबेक्स के झुंड के सरदार ने उन पर कई बार हमला किया और उन्हें अपने सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। स्वाभाविक रूप से कोई भी बकरी उसकी मांग मानने को तैयार नहीं थी क्योंकि वे पहले से ही विलियम के झुंड का हिस्सा थीं। यहीं से समस्या शुरू हुई और प्रशिक्षण के दौरान उन्हें लगातार परेशान किया जाता रहा। न केवल बकरियों द्वारा बल्कि उस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों द्वारा भी। बेशक एला और बाकी बकरियों ने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। वे सिर्फ 14 थीं और उनके दुश्मन हजारों की संख्या में थे। भला वे कैसे जीत सकती थीं? सौभाग्य से मार्कस उनके साथ था और एला ने लाल बालों वाले लड़के को बताया कि लोंट के वरिष्ठ चरवाहे ने जनजाति के मुखिया के साथ लंबी बातचीत की थी। उनकी बातचीत के बाद न तो किसी युद्ध इबेक्स ने और न ही कबीले के किसी सदस्य ने उन्हें फिर कभी परेशान किया। इससे बकरियों को उत्तरी क्षेत्र के कठोर वातावरण में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिला, जहां बर्फीले तूफान और ओलावृष्टि नियमित रूप से होती थी। योजक चिन्ह। इसके बाद विलियम ने एला को ओवन, ट्रेंट, ड्वेन और सेलिन के साथ अपने प्रशिक्षण के बारे में बताया।
स्वाभाविक रूप से उसने एला को नाराज न करने के लिए प्रशिक्षण की कठोरता को कम करके बताया। दोनों काफी देर तक बातें करते रहे, लगभग दोपहर के भोजन का समय हो गया। माँ, मेरे पास आपके लिए कुछ है। मीह, यह एक दिव्य वस्तु है और मैं चाहता हूं कि यह आपके पास रहे, माँ। विलियम ने एला को चांदी की घंटी भेंट की और उसे कुछ बार बजाया। मीया, घंटी को देखकर एला ने धीरे से मिमियाई। उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि यह एक बहुत ही कीमती वस्तु है और विलियम द्वारा उसे यह उपहार देने की योजना से वह भावुक हो गई। घंटी एक चांदी के कॉलर से जुड़ी थी जो पहनने वाले के आकार के अनुसार अपने आप समायोजित हो जाती थी। विलियम ने बड़े प्यार से एला की गर्दन पर कॉलर को ठीक किया और उसे अपनी जगह पर सुरक्षित कर दिया। माँ, क्या आपको कोई तकलीफ हो रही है? एला ने सिर हिलाया और जवाब में विलियम के गालों को चाट लिया। मुझे मास्टर के घर जाकर उनके लिए दोपहर का खाना बनाना है। आप क्या करती हैं, माँ? मीह, ठीक है, आज दोपहर बाद मिलते हैं। विलियम ने सिर हिलाया। एला ने उससे कहा कि वह जाकर विलियम के झुंड के बाकी सदस्यों की देखभाल करेगी जो इस समय लोंट के पास की घाटी में चल रहे थे। वह अकेली थी जो शहर लौटी क्योंकि वह विलियम का हालचाल जानना चाहती थी। विलियम ने सेलिन के घर जाने से पहले एला को आखिरी बार गले लगाया। वहीं एला ने विलियम की ओर कोमल आंखों से देखा, जो अब उससे दूर जा रहा था। उसने धीरे से मिमियाते हुए धन्यवाद कहा, विलियम को नहीं बल्कि डेविड को, जिसने उसे सुदूर अतीत की घटनाओं की याद दिलाई थी। एक ऐसा अतीत जब देवता और मनुष्य मिलकर एक ऐसे स्वर्ग का निर्माण कर रहे थे जिसके बारे में उसे लगता था कि वह अनंत काल तक कायम रहेगा। देवताओं के मंदिर में कहीं 3021वां जन्मदिन। लिली ने चिढ़कर कहा, यह सब बकवास है। क्या तुम सीधे सीधे ये नहीं कह सकते कि तुम उसे तोहफा देना चाहते थे? घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहे हो? लोली देवी शिकायत कर रही थी क्योंकि डेविड ने विलियम को यह विश्वास दिलाकर धोखा दिया था कि आज उसका जन्मदिन है। दुर्भाग्य से विलियम ये भी भूल गया था कि जन्मदिन मनाने वाले लोग दूसरों को उनके जन्मदिन पर उपहार नहीं भेजते। आमतौर पर उपहार पाने वाले लोग जन्मदिन मनाने वाले होते थे, न कि इसके विपरीत। लिली, तुम नई पीढ़ी की देवी हो। क्या तुम दूसरों की मदद करने का मतलब नहीं समझती? डेविड ने पूछा। हम एहसान चुकाना? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक भोली बच्ची हूं? लिली ने तिरस्कार से जवाब दिया। मुझे पता है तुम कुछ न कुछ चाल चल रही हो। तुम्हारे जैसी बूढ़ी चालाक औरत बिना वजह कुछ नहीं करती। डेविड अपनी दाढ़ी से खेलते हुए मुस्कुराया। तुम बहुत ज्यादा सोचती हो, लिली। ये तो बस एक तोहफा था। तुम्हारा कहना तो ठीक है, लेकिन मुझे अब भी कुछ गड़बड़ लग रही है। लिली ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। डेविड मुस्कुराया और लोली देवी की पूछताछ से बचने के लिए वहां से चला गया। सच तो यह है कि चरवाहों का देवता अपने पुराने मित्र माल्थिया से किया वादा ही निभा रहा था। यह एक ऐसा वादा था जो उन्होंने हजारों साल पहले किया था, जब ब्रह्मांड अभी युवा था और मानव जाति अज्ञात की ओर अपने पहले कदम बढ़ाना शुरू कर रही थी। अध्याय 108, वे जो अंधकार में निवास करते हैं, भाग 1। एक नकाबपोश व्यक्ति ग्रामीण इलाकों से होते हुए तब तक चलता रहा जब तक वह लोन शहर के ऊपर स्थित एक घाटी में नहीं पहुंच गया। सूरज डूबने ही वाला था और आसमान नारंगी रंग से रंगा हुआ था। वह व्यक्ति 1 मिनट तक डूबते सूरज की सुंदरता को निहारने के लिए रुका, फिर अपनी यात्रा जारी रखी। जैसे ही वह लोंट के पास पहुंचा, ओरुब्रो ने उसकी उपस्थिति को भांप लिया, लेकिन उसने आने वाले व्यक्ति को अनदेखा कर दिया। उसने उसे पहले भी अनगिनत बार देखा था और उसकी गंध उसे अच्छी तरह याद थी। ये नकाबपोश आदमी लंबे समय तक लोंट से दूर रहता था, लेकिन जब भी वह लौटता था अपने साथ खून की तीव्र गंध लेकर आता था। एजियो ने सुनहरे वानर को एक संक्षिप्त इशारा किया और फिर परछाइयों में विलीन हो गया। वह एक मूक प्रेत की तरह अपने पीछे किसी को भी विचलित किए बिना एंसेवर्थ निवास की ओर चल पड़ा। जब वह बैठक कक्ष में पहुंचा तो उसने एक बच्चे के खिलखिलाने की आवाज सुनी। एजियो अनजाने में मुस्कुरा उठा क्योंकि उसका स्वामी अपनी पोती के आसपास होने पर हमेशा एक स्नेही दादा बन जाता था। मैथ्यू और विलियम के लिए भी यही बात लागू होती थी, लेकिन वह समझ गया था कि जैसे जैसे ईव बड़ी होगी, जेम्स उससे बहुत लाड़ प्यार देगा। उसने मन ही मन उन मूर्खों के लिए प्रार्थना की जो उसके वयस्क होने पर उससे प्रेम करने की हिम्मत करेंगे। अजियो को पूरा यकीन था कि अगर मोड्रेड उन्हें नहीं मारेगा तो जेम्स निश्चित रूप से मार देगा। उसने अपने स्वामी को अपने कमरे में पत्र लिखते हुए पाया। हमेशा की तरह एजियो तब तक इंतजार करता रहा जब तक जेम्स अपना काम पूरा नहीं कर लेता। उसे कोई जल्दी नहीं थी और उसने कुछ देर ध्यान करने का फैसला किया। कुछ मिनट बाद जेम्स ने आखिरकार अपना पत्र पूरा किया और उसे पुकारा। कैसा रहा?
जेम्स ने पूछा। मंत्री का दाहिना हाथ अब हमें परेशान नहीं करेगा, एजीओ ने बताया। अगर मंत्री मूर्ख नहीं है तो उसे पता होगा कि क्या करना है। शाबाश, जेम्स ने सहमति में सिर हिलाया। नए काम को शुरू करने से पहले 2 दिन आराम करो। मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कि वह क्या है ना? अज़ियो ने सिर हिलाया। यदि यही आपकी इच्छा है महाराज, क्या तुम मुझसे यह नहीं पूछोगे कि क्यों? नहीं, मैं प्रभु के न्याय में विश्वास करता हूँ। जेम्स ने अपने सामने घुटनों के बल बैठे नकाबपोश व्यक्ति को देखते हुए अपनी उंगली से आर्मचेयर पर टैप किया। उसे मानवता की गंदगी दिखाओ, जेम्स ने आदेश दिया। पर उसे यह मत बताओ कि क्या करना है। उसे अपने फैसले खुद लेने दो। चाहे वह करे या न करे, ये पूरी तरह से उस पर निर्भर है। मैं सुनता हूं और आज्ञा मानता हूं, एजीओ ने उत्तर दिया। अब तुम जा सकते हो। आपकी इच्छा से। योजक चिन्ह। एंसेवर्थ निवास छोड़ने के बाद एजीओ लोन्ट में स्थित एकमात्र सराय स्लीपिंग फॉरेस्ट की ओर चल पड़ा। सराय के अंदर जाने से पहले उसने अपना हुड हटा दिया। एजीओ अब ड्यूटी पर नहीं था, इसलिए उसे अपने ऊपर लागू किए गए सख्त नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हमेशा की तरह वह बार में सबसे दूर वाले स्टूल पर जाकर बैठ गया और बारटेंडर के द्वारा उसका ऑर्डर लेने का इंतजार करने लगा। क्या आप हमेशा की तरह वही लेंगे? स्लीपिंग फॉरेस्ट के बारटेंडर रयान ने अपने हाथों में गिलास पोंछते हुए पूछा। हाँ, एजीओ ने उसकी ओर देखे बिना ही जवाब दिया। रायन ने सिर हिलाया और अलमारी से कुछ बोतलें निकाली। कुछ ही सेकंड में वह कुशलता से एक कॉकटेल बना रहा था। यह एक विशेष मिश्रण था जो सराय में बैठे अन्य ग्राहकों को नहीं परोसा जाता था, कारण उनमें से कोई भी इतना मजबूत नहीं था कि उस पे को पूरा पी सके। लोन्ट में केवल कुछ ही लोग इस पे की सराहना करते थे और एजियो उनमें से एक था। रायन ने आंख मारते हुए कप एजियो के सामने रख दिया और फिर अपनी जगह पर लौट गया। एजियो ने धीरे से धन्यवाद कहा और गिलास से एक घूंट पिया। भूरे बालों वाले उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वह अपने मुंह के अंदर गले से होते हुए पूरे शरीर में फैल रही जलन का आनंद ले रहा था। अपने पे के सुखद नशे में डूबे हुए वह अपने होठों से निकली सुख की एक हल्की सी आह को रोक नहीं सका। अज़ियो रात में बाहर निकलने से पहले 1 घंटे तक सराय के अंदर ही रुका रहा। हमेशा की तरह वह बिना किसी निश्चित मंजिल के लोन्ट शहर में घूमने लगा। पता नहीं क्यों वह खुद को लोन्ट के दक्षिण की ओर चलते हुए पाया। वह उस जगह पर बहुत कम जाता था क्योंकि वहां जाने का कोई कारण नहीं था, लेकिन फिर भी किसी कारणवश कोई चीज उसे उस दिशा में खींच रही थी। तभी उसकी नजर उस पर पड़ी। एक छोटा लड़का भूसे के ढेर पर लेटा हुआ आकाश में तारों को देख रहा था। उसके बगल में एक अंगोरियन बकरी थी जिसका सिर उसकी छाती पर टिका हुआ था। अज़ियो ने उसे तुरंत पहचान लिया क्योंकि लोन्ट में बहुत कम बच्चे बकरी के साथ ऐसा व्यवहार करते थे। उसकी नज़र में वह लड़का अंधेरे में जलती हुई मोमबत्ती की तरह था, एक नाजुक रोशनी जो हवा के झोंके से किसी भी क्षण बुझ सकती थी। हालांकि उसने अपने स्वामी के आदेश पर कोई सवाल नहीं उठाया। एजियो सोचता रहा कि अगर लड़के की रोशनी अचानक गायब हो जाए और उसकी जगह अंधेरा छा जाए तो क्या होगा? क्या वह तब भी वही बेफिक्र लड़का रहेगा जो खुशी से हंसता था? वही लड़का जो अपनी बकरियों को चराने के लिए घाटी की ओर ले जाते हुए गीत गाता था? क्या वह अब भी उन निर्मल हरी आंखों से दुनिया को देखेगा जो पन्ना की तरह चमकती थी? या मानवता में विश्वास खोने के साथ ही उनकी चमक फीकी पड़ जाएगी और धुंध से ढक जाएगी? अज़ियो जानना चाहता था, वह जानने के लिए बेताब था। 1 महीना, एजियो ने सोचा। मुझे 1 महीने बाद जवाब पता चल जाएगा। भूरे बालों वाला वह व्यक्ति अपने कदमों के निशान पर वापस लौटा और रात भर भटकता रहा। उसके स्वामी ने उसे विश्राम करने का आदेश दिया था और वह वही करने जा रहा था। योजक चिन्ह। 2 दिन बाद विलियम गंभीर चेहरे के साथ सम्मेलन कक्ष में खड़ा था। जेम्स ने उसे कल बताया था कि उसका प्रशिक्षक पहले ही लोन्ट पहुंच चुका है और उसे अगले दिन आधी रात को सम्मेलन में उससे मिलने जाना है। विलियम का नया प्रशिक्षक इस समय कमरे के कोने में खड़ा था, काले कपड़े पहने और सिर पर हुड लगाए हुए। उसका हाव भाव किसी हत्यारे जैसा था जिससे विलियम को बहुत असहज महसूस हो रहा था। विल, मैं तुम्हें तुम्हारे नए प्रशिक्षक एजियो से मिलवाना चाहता हूं, जेम्स ने कमरे के कोने में खड़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा। एजियो, तुम विलियम को पहले से ही जानते हो, मुझे उम्मीद है कि अब से तुम दोनों की आपस में अच्छी बनेगी। आपसे मिलकर अच्छा लगा, सर एजियो, विलियम ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी तरह, एजियो ने उत्तर दिया। जेम्स ने गंभीर भाव से विलियम के कंधे पर थपथपाया। लोन्ट के बाहर अज़ियो के मिशनों को पूरा करने में तुम उसके साथ रहोगे। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसके काम में दखल देना मना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ।
विलियम ने सिर हिलाया। अजीयो, मेरे पोते का ख्याल रखना, जेम्स ने आदेश दिया। तुम पहले से ही जानते हो कि वह कैसा है। मुझे यकीन है कि तुम्हें कुछ सिरदर्द होंगे, लेकिन उसके प्रति अधिक सहनशील रहना। जैसा आप आदेश दें, महाराज। एजियो ने जेम्स को आदरपूर्वक प्रणाम किया और फिर विलियम की ओर मुड़ा। चलो विलियम, अब तुम्हारे प्रशिक्षण का समय आ गया है। जी हाँ सर एजियो, विलियम ने उत्तर दिया। दोनों अंधेरे की आड़ में घर से निकल गए। विलियम अपने मालिक, अपनी माँ एला, अपने चाचा मोड्रेड, चाची अन्ना, चाची हेलेन और अपनी प्यारी भतीजी ईव को पहले ही अलविदा कह चुका था। दोनों ने अभी अभी लोन शहर छोड़ा ही था कि एजियो ने बातचीत शुरू कर दी। तुम पहले ही कई उस्तादों के अधीन प्रशिक्षण ले चुके हो और मैं कह सकता हूं कि तुम्हारी समग्र युद्ध क्षमता स्वर्ण श्रेणी के प्रारंभिक स्तर तक पहुंच चुकी है, एजियो ने चलते हुए कहा। श्रेणी डी के राक्षस तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है और कुछ हद तक तुम सामान्य श्रेणी सी के राक्षसों का सामना अकेले ही कर पाओगे। अजियो ने अपनी बात जारी रखने से पहले कुछ देर रुककर कहा, हालांकि इस समय आपके लिए सबसे बड़ा खतरा राक्षस नहीं बल्कि इंसान है। हालांकि मुझे आपका प्रशिक्षक होना चाहिए था, लेकिन जब तक आप अगला कदम उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाते, मैं आपको कुछ भी नहीं सिखाऊंगा। तब तक आप बस किनारे खड़े होकर देखते रहिए। जब तक आप मेरे मिशन में बाधा नहीं डालते तब तक आप जो चाहे कर सकते हैं। क्या आप समझते हैं? हाँ, विलियम ने जवाब दिया। लड़के को अपने नए प्रशिक्षक के इशारे का कुछ कुछ अंदाजा था और इससे उसके पेट में अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसे पूरी उम्मीद थी कि वह बस जरूरत से ज्यादा सोच रहा है। विलियम के लिए दुर्भाग्यवश उसके दिल में बसी वह छोटी सी उम्मीद पूरी तरह से गायब हो गई क्योंकि उसकी दुनिया लाल रंग में रंग गई। अध्याय 109, वे जो अंधकार में निवास करते हैं, भाग 2। भय, निराशा, बेबसी और दर्द की तीव्र गंध हवा में व्याप्त थी जब विलियम ने अपने खून से सने हाथों को देखा। उसके चारों ओर सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया था और जहां तक नजर जाती थी, हर तंबू आग की लपटों में घिरा हुआ था। पास ही कई शिशुओं के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, क्योंकि उनकी माताएं उन्हें यह विश्वास दिलाने की पूरी कोशिश कर रही थीं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्रोध, गालियों और दिल टूटने के दर्द से भरी चीखें, हंसी, उपहास और तिरस्कार से भरी हुई थी। इन सभी के मेल से एक ऐसी गाथा रची गई जिसने लाल बालों वाले लड़के को घुटनों पर ला दिया। चक्कर और मतली से व्याकुल विलियम ने अपने हाथों पर लगे खून को पोंछने की कोशिश की, लेकिन खून हटने के बजाय और फैल गया। ग्वार्क, खून, पेशाब, पसीना और मल की दुर्गंध चारों ओर से उस पर हावी हो रही थी, इसलिए वह लड़का अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह तब तक उल्टी करता रहा जब तक कि उसकी उल्टी करने की शक्ति खत्म नहीं हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विभिन्न जनजातियों के खानाबदोशों के एकत्रित शिविर में गर्जना, चीख पुकार, विस्फोट और हथियारों के आपस में टकराने की आवाजें गूंज रही थीं। विलियम हौंफने लगा जब उसने देखा कि कई हथियारबंद आदमी उसकी ओर बढ़ रहे हैं। उसने अपने होठों पर लगी गंदगी पोंछी और खुद को खड़ा होने के लिए मजबूर किया। उस लड़के ने स्टॉर्मकॉलर को मजबूती से अपनी बाहों में पकड़ा और एक कदम आगे बढ़ाया। बच्चों का रोना तेज होता जा रहा था और उनकी माताएं भय से कांप रही थीं। विलियम उनके सामने हथियार उठाए खड़ा था। थकान और बेचैनी के कारण उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वह पीछे नहीं हट सकता था। उसने पीछे हटने से इनकार कर दिया। अफसोस, कई बार अपनी पूरी कोशिश करना भी काफी नहीं होता था। इस जगह को सुरक्षित रखने के प्रयास में वह अपनी सीमाओं से कहीं आगे निकल चुका था। लाल बालों वाला लड़का अब अपनी सारी हिम्मत हार चुका था। वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, फिर भी खड़ा रहा। भला उसकी जगह कौन खड़ा होता? कोई नहीं। इसीलिए उसे डटकर मुकाबला करना जरूरी था। विलियम का छोटा सा शरीर हवा में उछलकर कुछ मीटर दूर महिलाओं और बच्चों से दूर जमीन पर जा गिरा। वह पूरी तरह से बेबस था और उसके पास उन आदमियों के समूह से बचने का कोई रास्ता नहीं था जो उस अस्थायी आश्रय स्थल पर पहुंच गए थे जहां कबीले की महिलाएं और बच्चे छिपे हुए थे। गिरे हुए लड़के से कुछ मीटर दूर स्टॉर्मकॉलर गरज उठा और उसके शरीर के चारों ओर बिजली की लपटें दौड़ गईं। ऐसा लग रहा था मानो वह विलियम से आग्रह कर रहा हो, विनती कर रहा हो कि वह खड़ा हो और अपने पीछे मौजूद सभी लोगों की रक्षा करे। हालांकि लड़का उसकी आवाज सुनने के लिए बेताब था, लेकिन वह अपने शरीर को हिला डुला नहीं सकता था। उनमें से एक आदमी विलियम के पास आया और बेरहमी से उसके पैरों पर लात मारी। हड्डियों के टूटने की गड़गड़ाहट और उस छोटे लड़के की दर्द भरी चीख रात के सन्नाटे में गूंज उठी। उसकी पीड़ा पर हंसते हुए उस आदमी ने उसकी बाहों पर पैर से वार किया, जिससे वे भी टूट गईं। बस करो, उसे मत मारो, उनमें से एक आदमी ने कहा। वह आधा एल्फ है, हम उसे अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। पुरुषों का वह समूह विलियम और उसके पीछे कांप रहे लोगों को देखकर हंस पड़ा।
शिशुओं के रोने की आवाज के बीच विलियम की धुंधली दृष्टि दूर एक पेड़ पर टिक गई। वहां उसने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिसने सिर पर हुड पहन रखा था और उसके वस्त्र हवा में लहरा रहे थे। नकाबपोश व्यक्ति एक समान कदमों से पुरुषों के समूह की ओर बढ़ा, फिर भी कदमों की कोई आहट सुनाई नहीं दी। जब आखिरकार किसी ने उसे देखा, तब तक वह उस व्यक्ति से सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर था जिसने विलियम के हाथ पैर तोड़ दिए थे। और उस दिन विलियम ने आखिरकार अपनी आंखों से देखा और आखिरकार समझा कि लूंट की सीमाओं के बाहर की दुनिया दुख और संघर्ष से भरी जगह थी, जहां बलवान लोग कमजोरों को धमकाते थे और दुष्ट तानाशाह निर्दोष लोगों की जान ऐसे ले लेते थे मानो वे सिर्फ घास काट रहे हों। विलियम की चेतना अंधकार में डूबने से पहले उसने नकाबपोश व्यक्ति को अपनी ओर कुछ कहते हुए सुना। मृत आत्मा को शांति में विश्राम के लिए की जाने वाली प्रार्थना। उन आदमियों के समूह से निकला खून फव्वारों की तरह हवा में उछला और बारिश की तरह उस छोटे लड़के के शरीर पर गिरा। राहत की बात सिर्फ ये थी कि विलियम पहले ही बेहोश हो चुका था और उसे अपने आसपास क्या हो रहा था इसकी कोई जानकारी नहीं थी। नकाबपोश आदमी जमीन पर पड़े उस दयनीय लड़के को देख रहा था, जिसके अंग असामान्य रूप से मुड़े हुए थे और खून से सने आंसुओं से उसका सुंदर चेहरा लथपथ था। बेहोश होने के बावजूद उसके आंसू लगातार बह रहे थे। शायद विलियम उन लोगों के लिए रोया जिनकी जान चली गई थी, या शायद वह अपने खुद के नुकसान के लिए रोया। कारण चाहे जो भी हो, एक बात स्पष्ट थी। जब सुबह हुई तो 1 महीने से भी अधिक समय पहले लोन छोड़कर गया वह लड़का फिर कभी पहले जैसा नहीं रह पाएगा। योजक चिन्ह। विलियम की तुलना में ईव को संभालना बहुत मुश्किल है, अन्ना ने बगीचे में खिले फूलों को देखते हुए सोते हुए बच्चे की पीठ पर धीरे से थपथपाते हुए कहा। पिताजी, आपको क्या लगता है वह कब वापस आएगा? जेम्स अपनी सोई हुई पोती को मुस्कुराते हुए देख रहा था, लेकिन जब अन्ना ने विलियम का नाम लिया तो उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह चिंता के भाव आ गए। उसे लोन छोड़े 6 महीने हो चुके हैं, जेम्स ने जवाब दिया। मुझे यकीन है कि वह वापस घर के रास्ते में होगा, एना ने मुंह बनाते हुए कहा। पिताजी, आपने विलियम को कहाँ जाने का आदेश दिया है? मैं नहीं चाहती कि ईव अपने बड़े भाई के साथ समय बिताए बिना बड़ी हो। लाल बालों वाले लड़के ने जिद की कि ईव उसे चचेरा भाई कहने के बजाय बड़ा भाई कहकर बुलाए। एना ने हंसते हुए उसकी बात मान ली क्योंकि उसे विलियम की प्रतिक्रिया काफी मजेदार लगी। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जेम्स ने उस बेचारे लड़के को एक ऐसे मिशन पर भेजा था जिसके कारण वह बदल जाएगा। अचानक जेम्स ने अपना सिर उठाकर लोंट के उत्तरी द्वार की ओर देखा क्योंकि उसे एजियो से एक गुप्त संदेश मिला था। वह जल्दी से बगीचे से निकला और उत्तर की ओर चल पड़ा। जब वह द्वार पर पहुंचा तो उसने 2 नकाबपोश लोगों को देखा, एक लंबा एक छोटा, और दोनों ने नकाबपोश वस्त्र पहन रखे थे। जेम्स ने उन दोनों को तुरंत पहचान लिया था। लोंट के लॉर्ड के चेहरे पर शांत भाव थे और वे उन दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे। मैं लौट आया हूं, मेरे स्वामी, एजियो ने अभिवादन के रूप में अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। वापस स्वागत है। जेम्स ने संक्षेप में सिर हिलाया और फिर उस छोटे लड़के की ओर मुड़ा जिसका चेहरा वह देख नहीं पा रहा था। वापस स्वागत है, विलियम। लड़के ने केवल सहमति में सिर हिलाया और कुछ नहीं किया। विलियम बस वहीं खड़ा रहा और उसके वस्त्र हवा में लहराते रहे। अपने प्रिय पोते को देखते हुए जेम्स ने मन ही मनाह भरी। वह तुरंत समझ गया कि लड़का भावनात्मक मिलन के मूड में नहीं था। तुम दोनों सफर से थक गए होगे, जेम्स ने कहा। चलो घर वापस चलते हैं। मैं हेलेन से तुम दोनों के लिए कुछ अच्छा बनाने को कहता हूं। मैं नहीं जा रहा हूं। सामने खड़े हुड वाले लड़के को देखते हुए जेम्स ने भौहें चढ़ा ली। मैं निवास स्थान पर नहीं जा रहा हूं, विलियम ने कहा। मैं गुरुजी के घर जा रहा हूं। विलियम ने जेम्स के जवाब का इंतजार नहीं किया और उसके पास से गुजर गया। विलियम के कार्यों से बुरा व्यक्ति क्रोधित नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं। वह क्रोधित हो ही नहीं सकता था क्योंकि भीतर ही भीतर वह बहुत दोषी महसूस कर रहा था। जेम्स अपने पोते की पीठ को देखता रहा जो लोंट के दक्षिण की ओर जा रहा था जहां सेलिन का निवास स्थान था। दूसरी बार आह भरते हुए उन्होंने एजियो को अपने साथ घर वापस आने का इशारा किया। वे एजियो से यह विस्तृत रिपोर्ट सुनना चाहते थे कि उनके पोते ने लोंट से 6 महीने की अनुपस्थिति के दौरान क्या क्या अनुभव किया था। अध्याय 110, मानव जीवन इतना नाजुक क्यों है? कितने? जेम्स ने पूछा। 100, एजियो ने उत्तर दिया। सिर्फ 100? हाँ। जेम्स ने अपनी आंखें बंद कर ली और उंगलियां कुर्सी पर थपथपाने लगीं। वह सोच रहा था कि आगे क्या करना है क्योंकि वह जानता था कि वह विलियम को उसकी वर्तमान स्थिति में नहीं रहने दे सकता। जितनी देर वह इस हालत में रहेगा उससे बाहर निकलना उसके लिए उतना ही मुश्किल हो जाएगा।
धन्यवाद और आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, जेम्स ने अपने वफादार अधीनस्थ की ओर देखते हुए कहा। क्या आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं कि वास्तव में क्या हुआ था? हाँ, एजियो ने सिर हिलाया। उस आदमी ने अपना हुड उतारा और विलियम के साथ लोन छोड़ने के बाद से जो कुछ भी हुआ था वह सब बताने लगा। उसने जेम्स को उन जगहों के बारे में बताया जहां वे गए थे, उन लोगों के बारे में बताया जिनसे वे मिले थे, और बीच में जो कुछ हुआ था उसके बारे में भी बताया। बूढ़ा व्यक्ति गंभीर भाव से सुन रहा था, मानो उसे डर हो कि वह एजियो की कहानी का एक भी शब्द न चूक जाए। इसी बीच विलियम सेलिन के घर पहुंच चुका था, लेकिन अपने मालिक से मिलने के बजाय वह बकरियों के बारे में चला गया। अंदर जाकर उसने सारी खिड़कियां बंद कर दी और प्रवेश द्वार पर ताला लगा दिया। छोटा लड़का उस कोने में गया जहां भूसा करीने से कतार में रखा था और उस पर लेट गया। थोड़ी देर में उसकी आंखें बंद हो गईं और उसे नींद आ गई। उसका शरीर बीच बीच में कांपता था और कभी कभी उसके होठों से शब्द निकल जाते थे। वह अपने सपने में पिछले 6 महीनों में देखे गए बुरे सपनों को फिर से जी रहा था। ये पहली बार नहीं था, क्योंकि यात्रा के दौरान उसने अनगिनत बार इसका अनुभव किया था। कुछ घंटों बाद वह नींद से जागा। उसके पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही थी और अब खाने का समय हो गया था। लड़का लौटते समय अपने द्वारा तोड़े गए फलों को अपने भंडार क्षेत्र से निकालने ही वाला था कि तभी बकरियों के बाड़े का दरवाजा अचानक खुल गया। अंधेरे वातावरण में अचानक तेज रोशनी फैल गई और लड़के को अचानक तेज रोशनी के कारण अपनी आंखें ढकनी पड़ी। मूर्ख शिष्य, तुमने पहले आकर मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? एक मधुर और रेशमी आवाज उसके कानों तक पहुंची। विलियम ने अपनी ओर आती खूबसूरत महिला को देखा। अगर यह अतीत की बात होती तो शायद वह डर के मारे पीछे हट जाता, लेकिन वर्तमान में वह केवल उदासीन निगाहों से सेलिन को देख रहा था। शिष्य गुरु को प्रणाम करता है, विलियम ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं लौट आया हूं, बस इतना ही। सेलिन ने अपने हाथ कमर पर रखे। कोई स्मृति चिन्ह नहीं या उपहार। गुरु के लिए उपयुक्त कोई उपहार मिलने का अवसर ही नहीं मिला, विलियम ने उत्तर दिया। अगली बार शिष्य बेहतर करेगा। सेलिन ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाए। उसे मौजूदा विलियम पसंद नहीं आ रहा था और यह बात उसे बहुत परेशान कर रही थी। घर जाओ और मेरे लिए जल्दी खाना बनाओ, सेलिन ने आदेश दिया। ध्यान रखना, इसे पूरे दिल से बनाना। ठीक है, विलियम ने भूसे के ढेर से उठते हुए सिर हिलाया। उसने ये सवाल नहीं किया कि उसके स्वामी को दोपहर 3 बजे खाना क्यों चाहिए था, और न ही उसका पूछने का कोई इरादा था। लड़का बस सेलिन के पीछे पीछे घर वापस गया और सीधे रसोई की ओर चल पड़ा। ओलिवर, जो अपनी चौकी पर बैठा था, उस छोटे लड़के को देख रहा था जो सेलिन के लिए खाना बना रहा था। विलियम लगभग 6 महीने के लिए लोन से बाहर गया था और जब वह लौटा तो उसका यही हाल हो गया था। तोते बंदर को पहले से ही पता था कि ऐसा होना ही था। हालांकि शरारती विलियम को एक भावनाहीन बच्चे में बदलते देख वह फिर भी परेशान हो गया। 1 घंटे बाद सेलिन विलियम के सामने डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। उसके होठों के कोने हल्के से फड़क रहे थे क्योंकि वह अपने खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। विलियम, ये क्या है? सेलिन ने पूछा। गुरुजी, ये सब्जी और फलों का सलाद है, विलियम ने उत्तर दिया। तुम्हें पता है ना कि मुझे मांस खाना पसंद है। हाँ, तो फिर आपने कोई मांसाहारी व्यंजन क्यों नहीं बनाया? सेलिन ने पूछा। सलाद अच्छा होता है, लेकिन ये तो मुख्य व्यंजन के साथ परोसे जाने वाले व्यंजन के रूप में ही काम आता है। मुझे मांस की गंध पसंद नहीं है, विलियम ने लापरवाही से अपनी प्लेट में सलाद भरते हुए जवाब दिया। वह अगर खाना चाहते हो तो खाओ, अगर नहीं खाना चाहते तो मत खाओ वाला रवैया अपना रहा था, जिससे सेलिन को गुस्सा आ गया। बूढ़ा विलियम कभी भी सेलिन की बात नहीं मानता था और न ही उसकी मांगों, खासकर खाने पीने की चीजों को लेकर उससे बहस करता था। लाल बालों वाला ये लड़का तो सेलिन को प्रभावित करने के लिए अपनी पाक कला का भी भरपूर इस्तेमाल करता था ताकि वह उसकी तारीफ करे। हालांकि उसके सामने बैठे इस लड़के को इस बात की परवाह नहीं थी कि वह खाना चाहती है या नहीं, जिससे उसे सिरदर्द हो रहा था। सुंदर परी ने अनिच्छा से विलियम द्वारा तैयार किए गए व्यंजन खाए। हालांकि उनका स्वाद अच्छा था, फिर भी वह नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने में मांस खाना पसंद करती थी। वह मन ही मन जेम्स को अपने शिष्य के साथ ऐसा करने के लिए कोस रही थी। सेलिन को इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने बूढ़े आदमी के इस सुझाव पर सहमति जता दी थी कि विलियम एजियो के कुछ मिशनों में उसके साथ जाए। शायद हमने जल्दबाजी ज्यादा कर दी। सेलिन ने आह भरी और उस लड़के की तरफ देखा जिसने खाना खत्म कर लिया था। विलियम, आज रात मेरे कमरे में आना, सेलिन ने अपने हाथ में रखा कांटा नीचे रखते हुए कहा। ध्यान रहे, अच्छे से नहाना, समझे? जी हाँ, विलियम ने उत्तर दिया।
मालिक, अगर आपको मेरी कोई जरूरत नहीं है तो मैं बकरियों के बारे में वापस जा रहा हूँ। जाओ, लेकिन याद रखना आज रात मेरी तुमसे मुलाकात है। सेलीन को एक संक्षिप्त इशारा करके विलियम घर से निकलकर बकरियों के बाड़े की ओर लौट गया। सेलीन और ओलिवर ने एक दूसरे की ओर देखा और एक ही समय पर सिर हिलाया। तो इसका मतलब है कि बीती बातों पर पछताना नहीं चाहिए। ओलिवर ने आंखें घुमाई। कितनी सटीक कहावत है ना मालकिन? ओलिवर, हाँ, मेरे लिए कुछ मांस के व्यंजन बनाओ। जैसा आप चाहें, स्वामिनी। योजक चिन्ह। सूर्यास्त के 3 घंटे बाद विलियम ने सेलीन के बेडरूम का दरवाजा खटखटाया। उसने सोने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक साधारण सा बाथरोब पहना हुआ था और उसके शरीर से साबुन की हल्की सी खुशबू आ रही थी। अंदर आए। हाँ, विलियम अपने गुरु के कमरे में दाखिल हुआ। सेलीन ने लड़के पर एक संक्षिप्त नजर डाली और फिर उसे बिस्तर पर आने का इशारा किया। विलियम ने आज्ञा का पालन किया और अपने स्वामी के बगल में लेट गया। फिर उसने सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। न जाने क्यों, उस खूबसूरत एल्फ को अपने दिल में थोड़ी निराशा महसूस हुई क्योंकि लड़के ने उसे नाइट ड्रेस में देखकर पलक तक नहीं झपकाए। कुछ ही महीने पहले विलियम का चेहरा सेलीन को नाइट ड्रेस में देखते ही लाल हो जाता था। अब वह ऐसे व्यवहार कर रहा था मानो वह एक वयस्क हो और सेलीन सिर्फ एक छोटी बच्ची हो जिसमें कोई भी अच्छी बात न हो। सेलीन ने इन सामान्य विचारों को अपने दिमाग के पीछे धकेल दिया और अपना माथा विलियम के माथे पर टिका दिया। सिंक्रोनाइजेशन। विलियम के चेतना सागर को देखकर सेलीन लगभग पहचान ही नहीं पाई क्योंकि यह 6 महीने पहले देखे गए विलियम के चेतना सागर से बहुत अलग था। पिछली बार विलियम का चेतना सागर तारों से भरा हुआ था जो आकाश में तेजी से चमक रहे थे। उनके पैरों के नीचे का महासागर इन तारों को प्रतिबिंबित करेगा और चकाचौंध भरे रंगों से भरी एक दुनिया का निर्माण करेगा। अब विलियम की दुनिया में केवल एक ही रंग बचा था और वह था लाल। आकाश में लाल बादल छाए हुए थे और उसके पैरों के नीचे समुद्र का रंग गहरा लाल था। समुद्र की सतह में अनगिनत हथियार धंसे हुए थे जिनके हैंडल चुनौती भरे अंदाज में आकाश की ओर इशारा कर रहे थे। तलवारें, भाले, कुल्हाड़ियां, कटारे और कई अन्य प्रकार के अनूठे और दुर्लभ हथियार हर जगह दिखाई दे रहे थे। इन सब के बीचों बीच एक छोटा सा व्यक्ति हुड पहने खड़ा था। उसके खून से सने हाथों से खून की बूंदें गिरी जिससे उसके पैरों के पास छोटी छोटी लहरें बन गईं। यह दृश्य देखकर सेलीन ने भौहें सिकुड़ी लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वह उस लड़के के पास गई जो दूर कहीं घूर रहा था और उसने अपना चेहरा हुड से ढका हुआ था। गुरुजी, मानव जीवन इतना नाजुक क्यों है? विलियम ने बिना सिर घुमाए पूछा। निर्दोषों को ही क्यों कष्ट भोगना पड़ता है? यदि दूसरों के प्रति सद्भावना दिखाने पर पीठ में छुरा घोंपा जाए तो दयालुता का क्या अर्थ? विलियम ने आखिरकार अपना सिर घुमाकर उस खूबसूरत महिला को देखा जिसने अतीत में उसे अनगिनत बार प्रताड़ित किया था। मुझे लगता है कि अगर सब लोग एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करना बंद कर दे तो बेहतर होगा, विलियम ने धीरे से कहा। इस तरह अगर कोई आपके गले में पट्टा डालकर आपको गुलाम के रूप में बेच दे तो आपको विश्वासघात का एहसास नहीं होगा। सेलीन एक कदम आगे बढ़ी और फिर धीरे से विलियम के सिर के पिछले हिस्से को पकड़ लिया। इसके बाद उसने उसे अपने सीने से लगा लिया और कसकर गले लगा लिया। विलियम को अपनी स्वामिनी की गर्माहट और कोमलता का एहसास हुआ, साथ ही उसके शरीर से आती जानी पहचानी खुशबू भी। हालांकि इसका अब वह महत्व नहीं था जो पहले हुआ करता था। उसके लिए अब कुछ भी मायने नहीं रखता था। उसे सेलीन की कष्टदायक शिक्षाओं की भी याद आती थी। कम से कम उन दिनों में तो वह दर्द से चीख चिल्ला सकता था। अब उसकी आंखों के सारे आंसू सूख चुके थे। अब उसके पास बहाने के लिए आंसू नहीं बचे थे। उसे अब कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए अब जो जीवन वह जी रहा था उसका कोई अर्थ नहीं रह गया था। आगे की कहानी सुनाने के लिए वीके स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।